अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज के नावल का नाम है और ज़िंदगी मुस्कुराती बाय आलिया हिरा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नावल। मगर मैं इतने दिन नोबिया को तुम्हारे साथ कैसे भेज सकती हूँ। तुम्हारी भाभियाँ भी मुश्किल से मानेंगी और मैं कब रह सकती हूँ उसके बगैर इतने सारे दिन। अम्मा जी ने दूसरी तरफ से फरहत की बात सुनकर कहा, जो कि नोबिया को अपनी बेटी की मंगनी के फंक्शन से 15 दिन पहले ही बुलाने का इरादा अपनी माँ पर जाहिर कर रही थी। क्या हो गया है अम्मा जी, आप भी अपनी बहुओं की ज़बान बोलने लगी हैं। मैं फुफ्फो हूँ उसकी, मेरा भी हक है उस पर। क्या नहीं जानती हूँ कि किसी को भी उस बच्चे की परवाह नहीं है। बस अपनी गरज की चादर में लिपटे हैं सारे के सारे। कोल्हू की बेल की तरह जुटी रहती है, कभी एक पोर्शन में तो कभी दूसरे में। जो वक्त बच जाए वह आपके काम और आपकी खिदमत में गुजार देती है। अब हफ्ता 10 दिन के लिए अगर मेरे पास आ जाएगी तो मुझे भी दूसरा हट मिल जाएगी और उसे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अच्छा बात करती हूँ तुम्हारी भाभीियों से। वह सब अगर अपनी गरज में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुम भी तो अपने मकसद के लिए ही बुला रही हो उसको। फरहत की इतनी बड़ी तकरीर, जो कि 100% सच थी, अम्मा जी को खासी नागवार गुजरी थी। जब ही टोक कर कहा, तो बस ठीक है, कल फरहान आ जाएगा उसे लेने। 12 बजे तक तैयार रखिएगा उसे। उसने माँ की बात का जवाब दिए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। असीद, जो पास वाले बेड पर अपने कागजात पर झुका हुआ था, के कानों तक यह सारी बात पहुंच रही थी। एक कड़वी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई थी। न जाने क्यों उसी पल ताई ने अम्मा जी के कमरे में कदम रखा। अच्छा हुआ असीद, तुम इधर ही मिल गए। ऐसा करो, फरहा को ज़रा टेलर के पास जाना है। ड्राइवर तुम्हारे अब्बू के साथ है और कोई लड़का है नहीं घर पर। उसे भी अब याद आया है कि सुबह कॉलेज में कोई फंक्शन है और उसे नया सूट पहनकर जाना है। और यह नोबिया कहाँ रह गई। अम्मा जी चाय बनाकर लाने को कहा था। आधा घंटा हो गया है, पता नहीं कहाँ गायब है। ताई ने एक साथ बहुत सारे लोगों को निपटाया और खुद वापस मुड़ने को थी जब अम्मा जी ने जल्दी से मौका मुनासिब जानते हुए फरहत का इरादा बताया, जिसे सुनते ही ताई के मुंह के एंगल बुरी तरह बिगड़ गए और जिस पर असीद खामोशी से ताई की बेटी को टेलर के पास ले जाने के लिए निकल रहा था। उसने चची को ताई की तलाश में बिजी देखा और उन्हें अम्मा जी के कमरे का पता देकर खुद आगे बढ़ गया। यह भी खूब रही अम्मा जी। जब पालने पोसने का वक्त था, सब हाथ झाड़ कर एक तरफ हो गए और जब अपनी ज़रूरत पड़ती है वक्त बेवक्त के बुलावे आ जाते हैं। नोबिया न हुई बोतल का जिन हो गया। जो फ़ोन खड़काया और नोबिया हाजिर। पता भी है मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ा, बच्चियाँ, कॉलेज, आपको भी हर वक्त कोई अपने पास चाहिए। एक नौकरानी सफाई बर्तन करके यह जा वह जा। ऐसे में नोबिया के जाकर फरहत का घर संभालेगी तो इस घर का क्या होगा। ताई, जो जब से अम्मा जी ने फरहत की फरमाइश पहुंचाई थी, बोले ही जा रही थी। चची ने दरवाजे में खड़े होकर गौर से एक एक लफ्ज़ सुनकर तमाम मामला जांच लिया। तो और क्या अम्मा जी, आपको तो फरहत को साफ इनकार कर देना चाहिए था। अब आप खुद बताएं, हम तो जैसे तैसे संभाल भी लें, बाकी मसले आपको उठाना बिठाना सब नोबिया करती है। सोच लें, वह भी ताई की, जो कि उनकी बहन भी थी, मदद को आगे आई। नोबिया ने चाय लाकर ताई को पकड़ाई। अब तो फरहत को कह चुकी हूँ, भेजूंगी उसे। कल फरहान आएगा लेने, कर लेंगे जैसे तैसे गुजारा। अम्मा जी ने दो टूक कहा कि लगातार बेटी के खिलाफ नहीं सुन सकती थी। ए नोबिया, चची ने अम्मा बी के पांव दबाती नोबिया से कहा, तुम क्यों नहीं इनकार कर देती जाने से। अभी महीना भर पहले भी तो फरहत की तरफ से ऑर्डर आ गया था। अब फिर फरहत कहती है कि नोबिया को भेजो। नोबिया कोई नौकरानी थोड़ी है। अपने मतलब के वक्त चची यूं ही नोबिया की ढाल बन जाती थी। मैं कैसे चची, उसने हकला कर कहा। फरहत फुफ्फो से वे कैसे कतराती थी कि वह जबान की बहुत तेज थी, इसलिए भाभिया भी डायरेक्ट इनकार करने से घबरा रही थी। फिर कितने दिन हो गए थे फरहान को देखे हुए भी और ना चाहते हुए भी भाभिया को नोबिया को फरहत फुफ्फो के यहाँ भेजना ही था। आखिर को अमीर कबीर ख़ानदान की बहू थी, सो थी इकलौते खूबसूरत और आन जान वाले बेटे की माँ होने का हक भी हासिल था उन्हें। और सोने पर सुहागा उनकी वहाँ अनबन चल रही थी, जहाँ फरहान का रिश्ता तय था पहले। और दोनों भाभियाँ ही दिल से ये चाहती थी कि फरहत फुफ्फो की बहू बनने का हक उनकी बेटी हासिल करे। सो पीठ पीछे कितना ही क्यों ना बोल लेती, मुँह पर बहुत मीठी बन जाया करती थी।
नोबिया पहुंच चुकी थी। फुफ्फो ने बस कुछ देरी आराम करने दिया था उसे और फिर साथ लेकर खरीदारी के लिए निकल खड़ी हुई थी। नोबिया के जहन पर अभी तक फरहान से होने वाली मुलाकात का नशा छाया था। क्या है यार नोबिया, कोई कांटेक्ट नहीं न मुलाकात, और कैसे डल और बोरिंग लाइफ है तुम्हारी कि आज के मॉडर्न दौर में भी जब बच्चा बच्चा आईफोन टैबलेट अपनी जेब में डालकर फिर रहा है तुम्हारे पास सेल फोन ही नहीं है। हैरत है, मैंने तो सुना है कि मामू ने दूर रहकर भी तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी परेशानी को देखकर नोबिया जो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी, उसकी मुस्कुराहट कड़वाहट में बदल गई। जी हाँ, आपके मामू भेजते तो हैं हर महीने हज़ारों रुपये खर्च के लिए, महंगे महंगे परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स भी और सेल फ़ोन भी, मगर दोनों चचियों और उनकी औलादों से कोई चीज़ बच सकती है तब ना। ताई कहती हैं इतनी महंगी चीज़ें हैं संभाल कर रख लो, आखिर को हमें ही तुम्हें ब्याना है। और फिर काशान था जो नोबिया के हर अच्छे सेल फ़ोन पर अपना हक समझता था। अरे भाई, मैंने कई बार अम्मी को इशारों इशारों में तुम्हें मेरी दुल्हन बनाने का इरादा जाहिर करते सुना है, कभी दादी के सामने तो कभी खाला के सामने। अब अगर शादी के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे की चीज़ें शेयर कर सकते हैं तो पहले क्यों नहीं। पहली बार जब काशान ने ये कहकर उसका अच्छा वाला सेल लिया था तो बाकी नौजवान पार्टी तो इतने खुले इजार पर खंगार कर रह गई थी, जबकि नोबिया खुद खाली जहन लिए बैठी रह गई थी। काशान उसे कभी बुरा ना लगा था और वे खुश हो ही जाती उसकी बात सुनकर अगर जो उसके दिल में फरहान की तस्वीर न बनी होती। मगर ना तो फरहान ने कभी खुलकर इस बात को जाहिर किया था कि वह उसकी तरफ झुकाव रखता है, ना ही फुफ्फो ने कभी इशारों इशारों में जताया था। हाँ, फरहान उसके मिलने पर उसे बेहद तवज्जो दिया करता था। यहीं पर आकर वह अपने दिल की बात दिल में ही दबा जाती थी। इस घर में अगर उसे चिढ़ थी तो ताया के बड़े बेटे असीद से थी, जो कि खानदान भर में अपने गुस्से और अक्खड़ रवैये की वजह से मशहूर था, और अपनी गुस्सीली तबीयत की वजह से बाकी लोगों के साथ कभी कभार नोबिया भी उसकी लपेट में आ जाती थी। उसके और नोबिया के हालात तकरीबन मिलते जुलते थे। असीद ताया अब्बू की पहली बीवी की औलाद था, जो कि उस वक्त एक बीमारी का शिकार होकर डेथ कर गई जब वह 7-8 साल का था। दादी ने ताया अब्बू की दूसरी शादी अपने भांजे से कर दी थी, जिससे फ्रे और काशान पैदा हुए थे। चचा की बीवी भी ताई की बहन थी, जिनके बच्चों में राहिल और अतिया थे, और नोबिया सबसे छोटे चचा की पहली औलाद थी। छोटे चचा अपनी यूनिवर्सिटी फेलो को पसंद करके खुद ही ब्याह लाए थे कि दोनों के घर वाले ही उस शादी पर तैयार नहीं थे। नतीजे में उन्होंने सबसे छुपकर निकाह कर लिया था और फिर छोटे चचा उसको अपने साथ घर लेकर आए थे, जहां उनके आने को ना सिर्फ नापसंद किया गया था बल्कि बहुत हद तक जातियों की भी हद की गई जिससे वह लड़की साल भर ही वहां रह सकी थी, और फिर नोबिया को जन्म देने के बाद इस हद तक हालात से नाराज हुई थी कि खुद ही तलाक की मांग कर दी थी। बच्ची को भूल-भाल कर अपने पुराने मंगेतर से ब्याह रचा लिया था, जो उसका कजिन भी था और उससे मोहब्बत का दावेदार होने के साथ साथ अब उसका तलबगार भी। छोटे चचा को ताया ने अपने साले के जरिए अमेरिका भिजवा दिया था और वे वहीं के होकर रह गए थे। शादी भी वहीं की थी और 2 बच्चे भी थे। इस अरसे में हिंदुस्तान सिर्फ 3 बार ही चक्कर लगाया था उन्होंने, और आखिरी बार तब आए थे जब नोबिया 10 साल की थी। नोबिया जिंदगी वैसे ही गुजार रही थी जैसे अक्सर इस किस्म की बच्चे गुजारते थे। ताई और चची हजार एहसान जताती दादी पर कि वे फालतू की जिम्मेदारी निभा रही हैं, वह भी इस सूरत में जब नोबिया की माँ और बाप दोनों जिंदा हैं। मगर वह इस जिम्मेदारी को संभाल कर हरगिज भी नुकसान में नहीं थी, कि छोटे चचा उनके बहुत एहसानमंद थे कि वह उनकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखे हुए थी। सिर्फ खर्च वगैरह से भी हरगिज बेखबर नहीं थे। हर माह खर्च बेचते थे और इम्पोर्टेड चीज़ें भी अलग से। नोबिया की दूसरी कजिन्स अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, जबकि नोबिया ने सिर्फ इंटर करके ही पढ़ाई को छोड़ दिया था। उसको बचपन से ही ताई चची और दादी के काम निपटाने होते थे, जिनसे बिजी होकर उसने पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता था। फिर दादी कुरेद कुरेद कर बहुओं के बारे में सवालात करती। वह दादी की दिलचस्पी देखकर कुछ हकीकत और कुछ अपनी तरफ से बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती। कुछ ऐसा ही वह उस वक्त भी करती जब ताई या चची के पास किसी काम के लिए गई हुई होती। उनके एक्सप्रेशन, एक दूसरे की जात, बच्चों की दिलचस्पियाँ, घरेलू पॉलिटिक्स को बढ़ा चढ़ाकर बताती। नोबिया की वजह से बहुत बार लड़ाई झगड़े भी हुए। फिर इस काम में उसे इतना मज़ा आ गया कि अगर दादी चची या ताई में से कोई दूसरे के बारे में कुछ भी ना पूछे तब भी वे खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा शोषा छोड़ देती
कि उसके नतीजे में जो घरेलू लड़ाई होती वह उसे खूब मजा देती। फिर उसका दायरा कजिन्स तक भी आ पहुंचा और यही बात और अमल वह स्कूल कॉलेज में भी दोहराती। और छोटी छोटी गलतफहमियों के नतीजे में होने वाली बड़ी लड़ाइयाँ और झगड़े उसकी जात के इस पहलू को सुकून करते जो पहले घर के बड़ों ने एक दूसरे के बारे में खोज रखने की आदत उसमें पैदा की थी। फिर उसके अपनी दिलचस्पी और शौक ने इस बुरी आदत को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लिया था। असीद का उससे जलना इस वजह से भी था कि दोनों के हालात अलग होने की वजह से सोच में बहुत फ़र्क था। दोनों की माएँ न होने की वजह से दोनों का ही दुनिया ने गलत इस्तेमाल करना चाहा था। नोबिया तो ऐसी बहुत सी आदत का शिकार हो गई थी जो उसे फ्यूचर में बहुत नुकसान पहुंचाने वाली थी। जबकि असीद, जिसकी माँ मरने के साथ वापिस सौतेला हो गया था, उसे ही हर काम के लिए घर का हर मेंबर दौड़ाता। मगर वह हुक्म तो मानता, लेकिन अपनी पढ़ाई की लगन से पीछे नहीं हटाता। और रात को जब वह अम्मा जी के कमरे में अपनी किताबें लेकर बैठता तो उस वक्त किसी में हिम्मत न होती कि उसको कोई काम बोल सके, भले ताया ही क्यों ना होते। यही बात ताई को, चची को आग लगाती। असीज जब जब नोबिया को घरेलू पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व देखता और उसकी तालीमी हालत देखता, उसे अपने आप ही गुस्सा आता था कि अपोज के बावजूद वह इस घर में अगर किसी से हमदर्दी का कॉर्नर रखता था तो वह नोबिया थी। वजह उनके मिलते जुलते हालात थे। 4 दिन फुफ्फो ने खूब बिजी रखा था। उसे बाजारों में घुमा घुमा कर दिमाग ही घुमा डाला था उसका। हालांकि सिर्फ मंगनी का फंक्शन ही होने वाला था उनकी लाडली बेटी का, जबकि फुफ्फो की तैयारियां और खरीदारियां शादी से भी बढ़कर थी। हाँ भाई, पैसे के खेल थे सारे। आज उसकी जिम्मे पैकिंग का सारा काम लगाकर दोनों माँ बेटी पार्लर के लिए निकल गई थी। वह बेदिली से काम निपटा रही थी जब फरहान आया। शुक्र है कजिन, तुम्हारी शक्ल तो दिखाई दी, वरना तुम तो मम्मी को प्यारी हो गई थी। फ्लोर कुशन घसीट कर वह उसके पास ही बैठ गया। नोबिया मुस्कुरा दी थी, बेचारी जैसे कहीं उड़नछू हो गई। दिल का मौसम बदलने की देर थी कि सारी सुस्ती हवा हो गई और हाथ तेज तेज चलने लगे। वह शायद नौकरानी से कहकर आया था, जब भी वह कॉफ़ी के 2 कप और स्नैक्स लेकर चली आई। अरे छोड़ो भई यह काम वाम लड़की, तुम थकती नहीं हो क्या? उसने उसके हाथ से शॉपर लेकर रख दिया। नोबिया भी उसे मुतवज्जो देखकर खुश हो गई। फिर 1-2 बातों के बाद फरहान ने इधर उधर देखा और उसको ज़रा नज़दीक करके कहा, नोबिया एक काम तो करो यार आज। नोबिया अपने धड़ धड़ करते दिल को संभालने लग गई कि आज शायद वह मौका आ गया है जिसका उसको इंतजार था। कपकपाते हाथों में थमा कप नीचे रख दिया। जी कहें, वह आहिस्ता से बोली, यह साथ वाला पोर्शन मेरी चची का है, तुम्हें पता तो है, कई बार गई भी होगी। आज जरा जाकर सुन गुन तो ले आओ कि जो मेहमान आए हैं वह उनके यहाँ वे किस सिलसिले में आए हैं। मतलब किसी रिश्ते विश्ते के लिए तो नहीं आए। नोबिया के सारे जज्बात पर जैसे किसी ने ठंडा पानी उंडेल दिया था। वह उसके मुँह से कुछ और सुनने के इंतजार में थी। अब जब मौका भी था, दस्तूर भी, तो वह बेवक्त की रागनी लेकर बैठा था। क्यों? आप क्यों जानना चाह रहे हैं? फुफ्फो बता रही थी कि आपकी चची ने फ्रे का रिश्ता लेने से इनकार कर दिया था। तब से उनका वहाँ आना जाना नहीं है और अच्छा ही हुआ। अब देखिए ना, फ्रे को आपके चचा के ख़ानदान से ज़्यादा अच्छा ख़ानदान मिल गया है। वह तो ठीक है, मगर तुम्हें शायद पूरी बात का पता नहीं है। चची यहाँ से बेटी लेना भी चाहती थी और देना भी चाहती थी, मगर उनके बेटे ने जब हमारी बहन से शादी से इनकार कर दिया है तो उनकी बेटी में कौन से हीरे जड़े हैं जो हम उनसे रिश्ता लें। मगर हमने अभी इनकार नहीं किया कि हम रिश्ता नहीं लेंगे, क्योंकि अभी ऐसा कदम उठाने से जायदाद के बंटवारे का मामला उलझ सकता है। पापा की डेथ के बाद सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी चचा के होल्ड में है। वह सब कुछ अच्छे तरीके से तय हो जाए तब ही हम इनकार उनके मुंह पर मारेंगे। वह ये जाने बगैर कि नोबिया के नाजुक एहसासात जो वह फरहान के हवाले से रखती थी को कितनी चोट पहुंचा रहा है, एक एक करके अपने सारे खानदानी पोल खोल रहा था। मसला यह है कि मम्मी ने बेवक्त की नाराज़गी मोल ली हुई है। ना खुद वहाँ जा रही हैं, ना हमें जाने दे रही हैं। वह तो आज तीसरी बार जिन लोगों को मैं चचा के यहाँ आते देख रहा हूँ उनसे चचा और पापा के पुराने ताल्लुकात थे। अमेरिका ब्लड बच्चे हैं सारे। अब पता यह करना है कि वह आने की कोई वजह रिश्ते वगैरह के सिलसिले में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मम्मी को फिलफोर अपनी नाराज़गी ख़त्म करके ताल्लुकात बहाल करके ये जाहिर करना चाहिए कि अगरचे उन्होंने रिश्ता तोड़ा है, मगर हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, जब तक जायदाद और बिजनेस का बंटवारा ना हो जाए। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? उसे गुमसुम देखकर अब फरहान को ख्याल आया था कि वह कुछ गायब दिमाग सी लग रही थी। आपने पहले कभी बताया ही नहीं कि आपकी बात अपनी कजिन से तय है, ना ही फुफ्फो ने। आंखों में आए आंसू को छुपाते उसने धीरे से सिकवा किया।
ओ कम ऑन यार, ये बचपन में किए गए फजूल फैसले ज़रूरी नहीं माने भी जाएं। बड़ों ने कह दिया, हमने सुन लिया, दैट्स ऑल। ये तो वक्त आएगा तो पता चलेगा ना। और मैंने तो मम्मी को साफ साफ कह रखा है कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा। अगरचे लापरवाही से कहा था, मगर फिर भी नोबिया के दिल को सहारा मिला था। और आपकी पसंद की लड़की कौन है? वह झिझक कर पूछ बैठी। बता दूंगा यार, इतनी जल्दी भी क्या है? और तुम्हें नहीं बताऊंगा तो फिर किसे बताऊंगा? आखिर को मेरी सबसे प्यारी कज़िन और बेस्ट फ्रेंड हो। हालांकि उसने ये बात आम अंदाज में कही थी और नोबिया के खुशफहम दिल ने उससे हज़ारों उम्मीदें बांध ली। पहले ख्वाब अपनी पलकों पर टांग दिए, फिर उसने फ़िलहाल पैकिंग का सारा काम एक तरफ करके पहला काम यही किया था कि फूफो का पोर्शन पार करके उनकी देवरानी की तरफ चली आई थी, जहां मेहमान तो मौजूद नहीं थे, मगर मेहमानों के रुखसत होने के बाद वाली एक ख़ास हलचल जरूर मची थी। नौकरानी टेबल से बर्तन समेट रही थी। फरहान के चचा उसे बाहरी दरवाजे पर मिले थे। उन्हें सलाम करके अंदर आई तो फरहान की चची और उसके कजिन रानिया से सामना हुआ, जो लाउंज में टीवी देखते हुए बातें कर रही थी। उसे देखकर कुछ देर को वे दोनों चुप हो गई थी, जैसे उम्मीद न कर रही हूँ कि फुफ्फो के घर से भी कोई आ सकता है उनके यहाँ। मगर जल्द ही खुद को कंपोज करके दोनों उससे अच्छे तरीके से मिली। लगता है मेहमान आए थे, उसने बैठने के बाद इधर उधर देखते हुए पूछा। जी बेटा, आपके अंकल के जानने वालों की फैमिली थी। आप बताएं क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? चची ने आराम से जवाब देकर उससे पूछा। मगर आगे भी नोबिया थी। बात और हालात तो अपनी मर्जी से मोड़ लेने वाली। अपनी छुपी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल कर जल्द ही इतनी बेतकल्लुफ़ हो गई कि वह माँ बेटी भी अब पूरी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रही थी। नौकरानी इस दौरान चाय देकर जा चुकी थी। आप लोग आएंगे नहीं फरहे की मंगनी पर? और आप लोगों को शायद पता ना हो, फूफू फरहान भाई की शादी भी अपने भाइयों के यहाँ करने का इरादा रखती हैं। बल्कि ज़बानी बातचीत तो हो चुकी है, बस ऐलान करना बाकी है। चची तो उसकी बात सुनकर चुप हो गई, जबकि रानिया का चेहरा भी फीका पड़ गया था। उसकी तेज निगाहों से ये बात छुपी ना रह सकी कि फरहान भले रानिया में दिलचस्पी ना रखता हो, मगर उस लड़की का एक्सप्रेशन फरहान के रिश्ते बात सुनकर गमगीन हो गए थे। वैसे आंटी, उसने हमदर्दी जताते हुए कहा, अगर राफे भाई फरे के रिश्ते से इनकार ना करते तो ये सब ना होता। फुफ्फो तो बहुत गुस्से में है और कह रही थी कि अपने दोनों बच्चों की शादी इस घर से बेहतर घर में करके दिखाएगी। उसके साथ ही उसने फुफ्फो और फरहान की ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि जो उन्होंने ख्वाब में भी ना सोची होगी। अच्छा आंटी, मेरा नाम मत लीजिएगा, फुफ्फो को तो पता भी नहीं कि मैं आई हूँ आपकी तरफ, और बेटी बनकर आपको मशवरा दे रही हूँ कि वह है तो मेरी फुफ्फो, मगर अच्छे मिजाज की औरत नहीं। आप भी जानती होंगी। अब इससे पहले कि वे फरहान भाई का रिश्ता करके आपको नीचा दिखाएं, आप उनसे पहले ही रानिया की बात कहीं तय कर दें। इतनी प्यारी, पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की से कौन रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करेगा? उठते उठते उसने और बात कही कि रानिया अपना सर माँ के कंधे पर रखकर रोने लगी। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने हमें वक्त पर बता दिया, वरना मैं तो भाभी की नाराज़गी को उनकी नाराज़गी समझ रही थी। मुझे क्या पता था कि इतना जहर अपने अंदर भरे हुए है। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा इस सारे सिलसिले में। आखिर में जाते वक्त उसने जब उनको एक बार फिर ताकीद की, तब वे आहिस्ता से बोली थी, और फुफ्फो की देवरानी वाकई फुफ्फो से बहुत अलग एक नर्म और सुलझे मिजाज वाली औरत थी। वापसी पर नोबिया का चेहरा ऐसे जगमगा रहा था जैसे 1000 वोट का बल्ब जगमगा रहे हों। फरहान शिद्दत से उसके इंतजार में था। आपका अंदाज़ा ठीक था फरहान, वे लोग वाकई रानिया के अब्बू के दोस्त की फैमिली थी और अपने बेटे से रानिया की बात तय करने आए थे। फरहान को जब उसने बताया, वे उलझ ही पड़ा। यह कैसे हो सकता है? पापा नहीं रहे तो उनके बाद वे लोग उनसे की गई एक एक कमिटमेंट भी तोड़ते जा रहे हैं। मुझे रानिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर चाचा ऐसे कैसे कर सकते हैं? टहल टहल कर वे अपना गुस्सा कम कर रहा था। रानिया की अम्मी और रानिया तो बढ़ चढ़ कर उनकी अमीरी के किस्से सुना रही थी कि लड़का फरहान से कई गुना ज़्यादा अमीर, हैंडसम और एजुकेटेड है। उसने जल्दी पर तेल छिड़का। फुफ्फो के आने तक फरहान ने एक एक बात गुस्से में उनको बता दी और नोबिया के जाने का जिक्र किए बिना कहा था कि उनको खबर मिली है किसी ज़रिए से। बस जी, फिर क्या था? फुफ्फो ने स्काइप पर माँ और सब भाइयों और भाभीियों की इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली। अम्मा, बस मैं आपसे कह देती हूँ, छोटे भाई से फ़ौरन कॉन्टेक्ट करें और बताएं कि मैं नोबिया का रिश्ता लेने को तैयार हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है कि उसे फरहान को अपने पास बुलवाकर सेटल करना होगा।
अभी कुछ दिन पहले ही तो उन्होंने मुझे इशारा दिया था जैसे नोबिया को मेरी बहू बनाना चाहते हैं, मगर तब फरहान के अब्बू अपनी भतीजी का सोचे बैठे थे। मैं कैसे हाँ कह सकती थी। अब आप उन्हें बता दें, आखिर को अपने ही अपनों के काम आते हैं। कमरे में मौजूद लोगों ने स्क्रीन पर नजर आती फुफ्फो के ख्यालात सुनकर आंखों आंखों में एक दूसरे को इशारे किए। फिर ताई ही हिम्मत करके आगे आई। ये क्या बात हुई अम्मा, बच्ची को पाला पोसा हमने, अब घर की बच्ची को कोई और ले उड़े, ये हमें नहीं गवारा। नोबिया तो इस घर की बहू है, मैं या मेरी बहन हम दोनों में से ही किसी की बहू बनेगी। और अपने ही अपनों के काम आते हैं तो बेटी से कहें कि हम दोनों की बेटियां भी उसकी भतीजियां हैं, उनमें से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा उसे। ताया और चचा भी तायद में सर हिला रहे थे, जैसे अपनी आधी बेहतर और भाभी की बात से राजी हों। फिर ताई ने यही बात फुफ्फो के सामने जरा आगे होकर खुद ही दोहरा दी थी। एक लम्हे को फुफ्फो के मुंह के एंगल बिगड़ गए। अच्छा भाई, मेरे लिए तो इस घर की तीनों बच्चे बराबर हैं, लेकिन बड़े भैया या छोटे भैया, बदले में गांव वाली सारी जमीन मेरे बेटे के नाम करनी होगी आपको। बाप के मरते ही चचा ने भी मुंह फेर लिया। अब मामू सर पर हाथ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। बाकी कौन सी बच्ची का रिश्ता देना है, ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। हाँ, जमीन वाली शर्त बाकी है, खूब सोच लें फिर बात होगी। कहते ही फुफ्फो स्क्रीन से आउट हो गई। रही हमेशा की लालची। मियाँ मर गए तो कौन सी कमी छोड़ी मरहूम ने। लंबा चौड़ा चलता हुआ कारोबार, जायदाद, सब कुछ तो छोड़ कर गए हैं। चची बोली। ये तो बहुत नामुनासिब बात की है फरहत ने। अब भला सारी ज़मीन हम कैसे फरहान के नाम कर सकते हैं। वे कोई अकेले एक बंदे की ज़मीन तो है नहीं, तीनों भाइयों की सारी औलाद ही उसकी वारिस है, जबकि अपना हिस्सा तो फरहत कब का ले चुकी है। ताया झुंझलाकर बोले। अच्छा, मैं समझाऊंगी फरहत को, मेरा मशवरा मानो तो सबीन की मंगनी फरहान से और अतिया की मंगनी असीद से कर दो। वह भी तो हमारा बच्चा है, उसका भी तो हमने ही सोचना है। बड़ी अम्मा ने फरहान के लिए ताया की बेटी और असीद के लिए चचा की बेटी का नाम लेकर ताया और ताई की बाँछें खिला दी, जबकि चची का मूड बिगड़ गया। मेरी बेटी के लिए वही एक आवारा ही तो रह गया है। वह तिलमिलाई थी, मगर दिल ही दिल में कि मियाँ से डरती भी बहुत थी। वे चुप थे, जैसे अम्मा जी की बात से एग्री थे। अरे बड़ी बहू, नोबिया को चूंकि तुमने माँ बनकर पाला है तो उस पर तुम्हारा हक ज़्यादा है, उसे काशान की दुल्हन बनना चाहिए। मेरा ख्याल है तुम सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, गाँव वाली ज़मीन में से जितना सबीन का हिस्सा बनता है वह उसके नाम कर देना। और मैं तो कहती हूँ कि जायदाद और ज़मीनों के बंटवारे माँ बाप को अपनी ज़िंदगी में ही कर देने चाहिए, क्योंकि बाद में यही चीज़ें रिश्तों में दरारें डालने का सबब बनती हैं। और उस रात कई लोगों की जिंदगियों का फैसला उन बड़ों ने किया था, ये जाने बगैर कि उनके फैसले उनकी औलाद को कबूल होंगे भी या नहीं। लेकिन कुछ महीने तक ये फैसले बच्चों से छुपा कर रखने का फैसला किया गया था कि सिवाय फरहान के सभी अपनी पढ़ाई की स्टेज से गुजर रहे थे। और पढ़ाई के मुकम्मल करने में किसी को 6 महीने तो किसी को साल चाहिए था। फिर भी फुफ्फो को फ़ोन करके बड़ी अम्मा ने सारी बात पहुंचा दी थी। ये क्या कह रही है मम्मी आप। वह उठकर खड़ा हो गया। मुझसे पूछना गवारा ना सही, मुझे बता तो देती, ऊपर ही ऊपर सारे फैसले कर लिए, फरहान ने फुफ्फो से कहा। फरह एक साइड पर अपने नाखूनों पर क्यूटेक्स लगा रही थी, जैसे कमरे में मौजूद बाकी दो लोगों से कोई मतलब ना था। तो क्या करते तुम, इनकार कर देते। तुम्हारी चचा की फैमिली ने जो कुछ हमारे साथ किया है वह भी तुम्हारे सामने है। ऐसे में मैं अपने भाइयों के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी तो और किसके सामने जाऊंगी। और बेफिक्र रहो, मैंने हर बात साफ साफ बता दी है। उन्हें की बेटी देने की सूरत में उन्हें तुम्हें सपोर्ट भी करना होगा। मैं तो नोबिया के लिए चाह रही थी पहले, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी है उसके साथ और भाई भी तुम्हें बाहर बुला लेते, मगर बड़ी भाभी हमेशा से मतलब देखती हैं। कहा कि नोबिया को तो कब से बहू बनाने का सोचे बैठी हैं। वे मुंह बनाकर बोली। अरे ये कैसा गजब करने चली थी आप। नोबिया को अपना कजिन समझकर तरस खाकर अगर मैं कुछ बातें कर लेता हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उससे शादी ही कर लूँ। एक शक्ल सूरत ही है उसके पास, बाकी देखा है तालीम है तो ना होने के बराबर, न उठने बैठने का ढंग, न सोसाइटी में मुँह करने का सलीका। बड़े मामूओं की बेटियां कम से कम एजुकेटेड तो हैं, बंदा फ़क्र से इंट्रोडक्शन तो करा सकता है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इतनी जल्दी ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वह कुछ उलझकर बोला। हम कौन सा जल्दी कर रहे हैं, सबीन इम्तिहान से फ्री हो ले तब तक तुम अपने चचा से मिलकर कारोबार अलग करने का फैसला उन्हें सुनाओ, और फिर तुम्हें कुछ दिन लगेंगे नया कारोबार सेट करने में, और उसे इस्टेब्लिश करने में भी तो टाइम लगेगा। शादी तो तब ही करेंगे, हाँ रिश्ते का डिक्लेयर कर देंगे ताकि सबको पता चल जाए कि सबीन भी रानिया से किसी भी हवाले से कम नहीं। शक्ल सूरत तालीम किसी चीज़ की कमी है, और मेरे भाइयों की गाँव वाली ज़मीन तो सोना उगलती है। फुफ्फो ने यकीनन बहुत दूर की सोची थी। दरवाजे से कान लगाए खड़ी नोबिया के अरमानों का ताजमहल इतनी जल्दी मिट्टी में मिल गया, उसने सोचा भी ना था।
और ये फरहान घटिया इंसान कितनी बार इशारों में मुझे बता चुका कि वह मुझे ही चाहता है। अपने कमरे में आकर टहल टहल कर उसकी टांगें शल हो गई। शुक्र है किसी कमजोर लम्हे की चपेट में मैंने अपने दिल की हालत जाहिर नहीं कर दी। कितनी बेइज्जती होती, वह सोचे जा रही थी। मैं भी अब ये जाहिर नहीं होने दूंगी कि कभी ये दिल उस दौलत के पुजारी के पीछे धड़कता था। तालीम तो देखे मम्मी नोबिया की, बड़ा आया एजुकेटेड। आंसू पहुँचते हुए खुद से ही बोले जा रही थी। आखिर शाम को उसने घर वापस जाने की रट लगा दी। बस मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे फ़ौरन घर भिजवाएं, अम्मा भी की याद आती है। वे रोती तो फुफ्फो के भी हाथ पांव फूल गए। अरे बेटा, मैं तो चाहती थी कि मंगनी में तो सबने आना ही है, उनके साथ ही वापस भेजूंगी तुम्हें। खैर रो मत, मैं तुम्हें भिजवाने का इंतजाम करती हूँ। मगर उससे पहले ही पता चला कि अम्मा जी ने नोबिया को बुलवा भेजा है और असीद उसे लेने के लिए आया हुआ है। अरे भाई, ऐसा भी क्या अकेलापन, कितने दिनों बाद आए हो मेरे घर। याद है कब आए थे आखिरी बार? आ जाओ, चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी तुम्हें। फुफ्फो को जब पता चला था असीद आया है और बाहर गाड़ी में ही नोबिया का इंतजार कर रहा है, वे उसे खींचती खांचती लेकर आई। क्या हाल बना रखा है तुमने बच्चे अपना? कहाँ होते हो, क्या करते हो? भाई की सबसे बड़ी औलाद हो और बड़ी औलाद का बहुत आसरा होता है इंसान को, मगर तुम्हारी हरकतों से आजिज है भाई। मत तंग क्या करो असीद माँ बाप को। फुफ्फो को मेके से जैसी रिपोर्ट मिलती थी उसी के हिसाब से वे उसे नसीहत पर नसीहत किए जा रही थी। जी ठीक है, नोबिया को बुलाएं, बहुत देर हो रही है। उनकी लंबी चौड़ी बात के जवाब में उसने चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए अपने खास सीरियस अंदाज में कहा और उठ खड़ा हुआ। जब वे इजाज़त लेने के लिए उनके आगे झुका तो नोबिया सुता हुआ चेहरा लिए अपना छोटा सा बैग उठाए आ गई थी। फुफ्फो ने दोनों को रुखसत किया। तुम्हें अपने घर आराम नहीं मिलता जो मुंह उठाकर आए रोज, कभी यहाँ तो कभी वहाँ चल पड़ती हो। पता भी है अम्मा जी तुम्हारे बगैर कितनी तंग होती हैं। वह तो उन्होंने मुझे भेजा, वरना तुमने अभी न जाने कितने दिन डेरा डाले रखना था। दूसरों को नसीहत, खुद में बेइज्जत। वे चूंकि पहले ही भरी बैठी थी, सो सर झटक कर होले से बोली, क्या कह रही हो? ऊंचे बको, मैं भी सुनूं। असीद को उसका अंदाज गुस्सा दिला गया। मेरा दिमाग मत खराब करो और चुप करके ड्राइव करो। बात करने से पहले अपने दामन में भी झांक लिया करो। ठुकराए जाने का गम ताज़ा ताज़ा था, सो किसी का गुस्सा किसी पर निकल गया। क्या 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 मतलब है तुम्हारी इस बात का? असीद ने गाड़ी साइड पर रोकी और पूरे का पूरा उसकी तरफ घूम गया। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। नोबिया एक लम्हे को डर ही गई थी, मगर फिर उसी अंदाज में बोली, हाँ तो क्या झूठ कहा मैंने? मुझ पर 101 एतराज है। तुम्हें खुद के बारे में क्या ख्याल है? फर्स्ट टाइम तो चलो यूनिवर्सिटी का बहाना हो गया, सेकंड तुम्हें कभी किसी ने घर में नहीं देखा। कई बार रात को भी घर आने में डंडी मार जाते हो। तुम्हारी वार्डरोब की सफाई के दौरान नोटों की गड्डियाँ और रिवॉल्वर भी मैं खुद अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। वह तो शुक्र करो घर में किसी को बताया नहीं है मैंने। और मोहतरम का एक बार फ़ोन सुनने का इत्तेफाक हुआ मुझे। उधर से कोई लड़की कह रही थी कि प्रोग्राम डन है, तो तुम आए क्यों नहीं असीद? वे मुंह बिगाड़ कर तंजे अंदाज में बोली। उफ, ये जाहिल लड़की। असीद की बेख्तियार ही गहरी सांस निकल गई। उसने कुछ कहे बगैर ही दोबारा से गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसे दूसरों की बातें छुपकर सुनने की आदत थी। सुनी हुई बात को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर दूसरे ग्रुप तक पहुंचाना और घरेलू झगड़ों को हवा देना उसका शौक था। मगर वे दूसरों के फ़ोन तक अटेंड कर लेती है और वक्त पड़ने पर वार्डरोब भी तलाश करती है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, आज तक तुम्हें इतनी तमीज़ किसी ने नहीं सिखाई कि ना तो बगैर इजाज़त किसी का सेल यूज़ करते हैं और ना ही अलमारी में घुसते हैं। वह भी उस सूरत में जब अपना हर काम खुद ही करता हूँ। कपड़े धोने से लेकर इस्त्री तक और वार्डरोब की सफाई भी मैं खुद ही कर लेता हूँ। तुम्हें आइंदा ऐसी किसी तकलीफ की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर के बेपनाह गुस्से को दबाते हुए उसने कहा। खिसियानी ने बिल्ली खंबा नोचे, कहकर नोबिया ने अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। पिछले 1.5 साल से वह एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के तौर पर एक अखबार के लिए काम करता था। ये काम उसका शौक भी था और ज़रूरत भी, और चूंकि वह क्राइम ब्रांड से जुड़ा था, सो रिवॉल्वर रखना एक आम सी बात थी उसके लिए। जिस लड़की के बारे में नोबिया बात कर रही थी वह उसकी कुलीग थी, मगर आज तक उसने ये बातें किसी से डिस्कस नहीं की थी कि उसे अपनी जात की अहमियत बहुत अच्छी तरह मालूम थी। इस घर में सौतेली माँ और बाद में उसकी बहन और फिर उनके बच्चों ने अपनी माओ के नक्शे कदम पर चलते हुए पहले दिन से जो ग्रुप उसके खिलाफ बनाया था, वह सब उस पर पूरी तरह एक्टिव थे। और ताया को उसे नाराज़ करने में खासी कामयाब भी थी। कॉलेज में आने के बाद उसे बहुत बुरा लगता जब अब्बा से पैसे, चाहे वे किसी किताब के खरीदने के लिए होते, फीस के लिए या किसी ज़रूरत के लिए, मांगने पर जवाब मिलता, अपनी माँ से ले लो भाई।
और उसे माँ से मांगना दुनिया का सबसे तकलीफ वाला काम लगता। सो बातें सुना कर, सो एहसान जता कर जब वे पैसे उसे पकड़ाती, उसका दिल करता वे आग लगा दे उन पैसों को। अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को कागज पर क्या उंडेला कि वे खुद भी पुरसुकून हो गया था और लिखने के पैसे भी मिल जाया करते थे। उसका कलमी नाम चूंकि कुछ और था, सो किसी को पता न चल सका। बीए में उसने जर्नलिज्म को ऑप्शन चुना और जब उसने ताई से पैसे लेना बंद कर दिए और अखबार के लिए काम भी शुरू कर दिया, तब से ताई उसके और खिलाफ हो गई थी। उनके ख्याल में वे किसी और गैर कानूनी काम करने वाले ग्रुप के साथ मिल गया था। उसने उसमें दिलचस्पी महसूस नहीं की थी। अब पिछले 1.5 साल से वे एक अच्छी सर्कुलेशन के अखबार के साथ जुड़ गया था। वहीं उसका काम भी बढ़ गया था और यूनिवर्सिटी में यह उसका आखिरी साल था। नोबिया, उसने बाहर देखती नोबिया को पुकारा था। मेरी माँ मर गई थी और तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ गई थी, और ये माएँ ना हो तो बहुत कुछ तो बिगड़ता ही है। इंसान के साथ साथ पूरी ज़िंदगी भी बिगड़ जाती है। अभी भी वक्त है, पढ़ाई का टूटा सिलसिला फिर से जोड़ो और घरेलू बातों से दूर रहने की कोशिश करो। तुम्हारी बहुत सी आदतें दूसरों के लिए बहुत तकलीफ की वजह बनती हैं, मगर तुम्हें अभी एहसास नहीं है कि तुम्हें खुद कोई तकलीफ नहीं पहुँची। अल्लाह ना करे तुम्हें जो कोई तकलीफ़ पहुँचे। मैं तुम्हें जो कहता हूँ उसमें मकसद ये छुपा होता है कि अपने आप को बर्बाद मत करो खुदा के लिए। मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो और अच्छे लोगों को अपने अंदर अच्छाइयाँ पैदा करनी चाहिए, जबकि मुझे तुम्हारे अंदर इनकी कमी नज़र आती है। मेरा मुकाबला करने के बजाय कुछ लम्हों के लिए इन बातों को सोच लेना। वह देखता था उसकी आदतें, उसकी वजह से होने वाले घरेलू झगड़े। जब वे ताई की कोई बात चची को गलत करके बताती, फिर अम्मा जी के पास जाकर उनकी बहुओं के खिलाफ बात करती, उसे बहुत बुरा लगता। वह उस वक्त भी उसे टोक देता और आज एक बार फिर मौका पाकर उसे समझाया था। जिंदगी में पहली बार लड़ने के बजाय वह खामोशी से नीचे उतर गई थी। असीद कितनी ही देर गाड़ी में बैठा उसी के बारे में सोचता चला गया। सबने उसे अपने अपने मतलब की खातिर इस्तेमाल तो किया था, मगर उसकी तरबियत की तरफ तवज्जो न दी गई थी। घर में उसका सामना सबसे पहले ताई जान से हुआ था, मगर मामूल के खिलाफ ऐसे हर मौके पर फुफ्फो के खिलाफ बोलने की बजाय उन्होंने उसे देख कर खुशी जाहिर की थी। अरे नोबिया, शुक्र है तुम आ गई। अम्मा जी की तबीयत का तो पता है, तुम्हारे बगैर कितनी घबरा जाती हैं, और यह तुम ही हो जो उनको संभाल लेती हो, वरना तुम्हारे बगैर हम दोनों और बच्चों ने भी कोशिश की उन्हें कोई तकलीफ और कमी न हो। मगर अम्मा जी की तान इसी बात पर जाकर टूटती थी कि नोबिया को देखो जाकर बैठ ही गई है। न जाने वालों को ख्याल और नहीं बुलाने वालों को बूढ़ी माँ कितनी तंग होती है। उन्होंने अम्मा जी की कही हुई बातें दोहराई। नोबिया सिर हिलाकर रह गई। और यह थी भी तो ठीक बात, नोबिया जितना अम्मा जी का ख्याल रखती थी, घर में कोई नहीं रखता था। जब नोबिया को उनकी बेटी बुलवा भेजती तो फरहत की नाराज़गी के डर से उसे भेज तो देती थी, मगर फिर उसके बगैर बहुओं और पोतियों की मोहताज होती तो हर वक्त ना तो उनकी पट्टी से लगकर बैठ सकती थी, ना ही हर पुकार पर बोतल की जिन की तरह हाजिर होती। नौकरानी आकर खाना दे जाती और कपड़े बदलवाने में भी मदद करती। इसके अलावा वे राह तकती रहती कि कोई उनके कमरे में आए तो कोई काम करे। नीचे और ऊपर के पोर्शन में जो इंटरकॉम का कनेक्शन उनके कमरे में था, वे बजा बजा कर थक जाती, तब जाकर मुंह बनाए कोई बहू या पोती नजर आती। अच्छा, एक और बात नोबिया, इस बार तुम्हारे बाप ने तुम्हारे खर्चे के पैसे नहीं भेजे, ज़रा फ़ोन तो करना कि क्या मसला है। अब देखो ना बेटा, इतना बड़ा परिवार, एक तुम्हारे ताया कमाने वाले, यह तो मुझे पता है कैसे पूरा करती हूँ। ताई को अचानक एक और फिक्र ने आ सताया तो नोबिया को कहा। हालांकि असीद भी अब हर महीने के 10,000 उन्हें दे रहा था पिछले कई माह से, मगर इस बात की हवा उन्होंने ताया को हरगिज़ नहीं लगने दी थी। ताया और चचा दोनों बीवियों की आंखों से देखने और उन्हीं के कान से सुनने वाले मर्द थे। सो शादी के बाद जो बीवियों को राजधानी सौंपी तो पलटकर खबर नहीं ली थी कि वह काला कर रही थी या सफ़ेद। उनकी उसी आदत का फ़ायदा उठाकर ताई ने असीद और उसके बाप के बीच दूरी को इतना बढ़ा दिया था कि जाहिर में उसे पाटना उन दोनों के लिए नामुमकिन नज़र आता था। क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो अतिया, क्या हुआ है? नोबिया ने सूसू करती अतिया को देखा। ये पूछो क्या नहीं हुआ, सबीन ब्याह कर चली जाएगी फरहान के साथ, तुम काशी के साथ ऐश करोगी और मेरे लिए वे गुंडा आवारा असीद ही रह गया है। जिस दिन से अम्मी ने मुझे बताया है, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। अम्मी कहती हैं चूँकि अब्बू को कोई एतराज़ नहीं है, सो इस सिलसिले में कुछ करने से मजबूर हैं। मुझे बताओ नोबिया, मैं क्या करूँ? किसी तरह उससे मेरी जान छूट जाए, पता नहीं क्या करता है। अम्मी बता रही थी कुछ माह तक
शादियाँ भी करने का इरादा है सब बड़ों का। मैं मर जाऊंगी मगर असीत से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब वह गुस्से और दुख से बोल रही थी। नोबिया उसे तसल्ली ना दे सकी कि वह सब कुछ ठीक ही तो कह रही थी। असीत वाकई शक वाला बनता था। अचानक उसे ख्याल आया। वह चेहरे पर लाली लिए नोबिया के पास आ बैठी। नोबिया, तुम कुछ कर सकती हो, बल्कि बहुत कुछ कर सकती हो। किसी तरह अब्बा और ताया को यकीन दिला दो कि असीत मेरे लिए मुनासिब नहीं है। कुछ भी कहकर, कुछ भी करके, प्लीज़ मेरी बहन नहीं हो नोबिया, मैं ज़िंदगी भर ये एहसान तुम्हारा नहीं भूलूंगी। अब वे मिन्नतों पर उतर आई थी। फिर कुछ ही देर में उसने अपनी मिन्नतों से नोबिया को राज़ी कर लिया कि वह असीत के बारे में ताया और चचा को ऐसा कहे कि वे इस रिश्ते से इनकार कर दें। ताई का मूड आज सुबह से ख़राब था। नोबिया के अब्बू की कॉल आई थी ताया के पास। उनको बिजनेस में ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। वे फ़िलहाल क्राइसिस में हैं, सो नोबिया के लिए कुछ भी बेचने से मजबूर हैं। सारी दुनिया के यतीमों मिस्कीनों का लिया हुआ नहीं है हमने। माँ बाप दोनों दूसरी शादियाँ रचाकर बेखबर है। माँ ने तो मुड़कर पीछे नहीं देखा, बेटी जिंदा है या मर गई। बाप है तो कुछ हजार बेचकर एहसान कर देता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है लड़की की। बर्तनों को उठाकर पटक पटक कर रखते हुए वे बोले जा रही थी। ये सोचे बगैर कि नोबिया अगर उनके यहाँ रही थी तो उसने बहुत से काम अपने जिम्मे लेकर उनको कई जिम्मेदारियों से आज़ाद कर दिया था। बहुत बचपन से ही उनकी खुशी हासिल करने के लिए उसने घर संभाल लिया था। अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। माँ बाप और हर चीज़ के होते हुए हमेशा उसके लिए बच्चा कुचा खाना आता। अतिया और सबीन के कपड़े पहनने को मिलते, फिर भी इसी हाल में मस्त थी, खुश थी। तौबा है अम्मा जी, मैं खबर ना लूँ आपकी तो कोई पूछने वाला नहीं आपको। यह देखे बाल इतने उलझे हैं आपस में कि सुलझाने की कोशिश में टूटते ही जा रहे हैं। वह अम्मा जी के बालों में कंघी कर रही थी। आज असल में ताया के कोई मिलने वालों की फैमिली आ गई थी। उनके लिए खाना घर में स्पेशल बनाना पड़ा था उसे। वे दोपहर को एक बार ही आ पाई थी अम्मा जी के पास। कपड़े बदलवार कर अभी कंघी उठाई ही थी कि नौकरानी ताई का बुलावा लेकर आ गई थी। उसे फिर नीचे भागना पड़ा था। पूरी शाम तक यूं ही गुजर गई थी। रात को कहीं जाकर अम्मा जी का ख्याल आया था उसे, और अम्मा जी बुरी तरह बरस पड़ी थी उस पर। क्या करती, अपना गुस्सा निकालने के लिए वही मिली थी। उन्हें कुछ देर बोल चुकने के बाद जब गुस्सा ठंडा हो चुका तब जाकर अम्मा जी ने फुफ्फो के घर का हालचाल पूछा था। हाँ तो अच्छा किया ना, अब उनको पता चलेगा कि बेटी को ठुकराने का क्या गम होता है। अम्मा जी पूरी बात सुनकर बोली, जिसमें सच कम और झूठ की मिलावट ज्यादा थी। जबकि अपनी खास जगह पर काम में उलझा असीद, जो कि चाहकर भी उनकी बातों से अपने कान बचा ना पाया था, ने कागज पर से सर उठाकर फुफ्फो के खानदान के बखिए उधेड़ती नोबिया और बड़े जोश से सुनती और बीच बीच में बोलती दादी को देखा तो उससे ज़्यादा देर चुप ना रह गया। अब तक तो सब ठीक ठाक ही था फुफ्फो की तरफ से। मुझे तो इन रिश्तों के ख़राब होने में भी 100% ना सही 50% कारस्तानी आपकी लगती है। आखिर को 15 दिन का टूर था और उसमें जहाँ नोबिया मुर्तज़ा का ठहरना हो वहाँ कोई गड़बड़ ना हो, ये मैं मान ही नहीं सकता। वह लगातार 2 दिन एक रिपोर्ट तैयार करने के सिलसिले में घर से बाहर रहा था और उसकी गैर मौजूदगी को मामूल के मुताबिक उसकी आवारागर्दी में डालकर ताई ने बार बार इस बात को फैलाया भी था कि और आज 3 बजे से वह उस रिपोर्ट पर फाइनल काम कर रहा था कि उसका अपना पर्सनल कमरा कोई भी इस घर में ना था। जो स्टोर जैसा कमरा ताई ने उसे दिया था वहाँ उसका सामान तो रखा था, मगर घर के बीच में वह छोटा सा कमरा ऐसी जगह हरगिज नहीं था जहाँ बैठकर कोई काम सुकून से कर लिया जाता। जबकि अम्मा जी का कमरा एक पुरसुकून जगह था, दूसरे वहाँ पर नोबिया के अलावा शायद ही कोई आता था। सो काम के वक्त वे यहीं पर आकर काम करता। नोबिया तो उसकी बात सुनकर भड़क ही उठी थी। मैं अगर बुरी हूँ तो तुम कौन सा दूध के धुले हो। एक जमाना तुम्हारी आवारगी का गवाह है। ताया तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। ताया अलग नफरत करती हैं। कैसे कैसे गंदी गुंडों जैसी शक्लों वाले लोगों को मैंने खुद तुमसे मिलते देखा है। असीद का चेहरा एक लम्हे को फीका पड़ा था। फिर वे कुछ कहे बगैर दोबारा सर झटक कर कागज पर झुक गया। वह बात जो उसने सिर्फ मजाक में कही थी उसको नोबिया ने अच्छा खासा सीरियस लिया था, और वह तो शौक ही रह गया जब अम्मी जी ने भी वही कुछ कहा जो नोबिया कह रही थी। बस अल्फाज जरा अलग और लहजा नोबिया के मुकाबले नर्म था। असीद छोड़ दे अपनी फालतू किस्म की दोस्तियाँ और ऐसी गैर एक्टिविटीज़। अपने बाप को देखो कैसा बूढ़ा लगने लगा है। जवान बेटा सहारा होता है माँ बाप का। कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन से दोस्त आपने गलत देख लिया अम्मा जी, उसने सीरियस होकर पूछा। अम्मा जी गड़बड़ा सी गई। इस तरह डायरेक्ट पूछगछ उन्होंने उससे कभी नहीं की थी। बस ताई ही उन्हें और सब घर वालों को उसके हवाले से सुनाती रहती और सबको ही उनकी बात का यकीन था। तो बेटा कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कौन सा ऐसा काम है जो घर से लगातार गायब रहकर होता है। काशान को देखो अभी रिजल्ट भी नहीं आया, बाप और चचा के साथ ऑफिस जाता है। इसी तरह राहिल है, उसने 3 साल पहले ही काम संभाल लिया था। ऐसे में सब परेशान ना हो तो क्या हो तुम्हारी तरफ से। अब की वह नाराजगी से बोली।
अम्मा जी, मैं भी हरगिज़ ऐसा कोई काम नहीं करता जिसकी वजह से आपको या अब्बू को कभी किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। अब्बू ने तो कभी पूछा ही नहीं, बस हर बार जुम्म ठहरा दिया। आज आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ कि एक अखबार के लिए काम करता हूँ और ये बात काशान और राहिल को भी पता है। देखने का अंदाज ठीक ना हो तो किसी को उसका काम कैसे ठीक नज़र आ सकता है। कुछ देर अम्मा जी को देखते रहने के बाद उसने धीरे से कहा और अपना सारा सामान समेटकर एक तेज़ नज़र नोबिया पर डाली जो उससे चली बैठी थी। चलता बना हूँ, झूठा है सारे ज़माने का, उसकी बातों में मत आइएगा कभी। अम्मा जी को पुरसोच अंदाज में उसकी पीठ तकती देखकर उसने भड़ास निकाली और जाते जाते उसके ये अल्फाज असीद के कानों में भी उतरे थे। वह सर झटक कर वहाँ से चला गया था। हालांकि आज उसका बहुत देर तक बैठकर काम करने का इरादा था, मगर उन लोगों की बातों ने उसका जी इतना ख़राब किया था कि और बैठा ना गया था। अपने छोटे से कमरे में आकर वह कितनी देर तक अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करता रहा। ताया के चेहरे पर उस वक्त गंभीर खामोशी थी, जबकि चची भी सर पकड़े बैठे थे। उन दोनों के सामने सोफे पर बैठी नोबिया हाथों में मुंह छुपाकर रो रही थी। मैं ये सब आप दोनों को कभी न बताती अगर जो अतिया की ज़िंदगी का मसला ना होता। असीद हरगिज भी उस अच्छी सी लड़की के काबिल नहीं है। फिर उसने उस पर ही बस नहीं किया था, ऐसी ऐसी बुराइयां बताई थी जिनके बारे में उस बेचारे ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। और सबूत के तौर पर असीद की वार्डरोब के छुपे बॉक्स से रिवॉल्वर और खाकी लिफाफों में से पैसे भी लाकर ताया और चचा को दिखाए थे। और तो और कई लड़कियों से इसके ताल्लुकात हैं। नोबिया को आज पता चला था कि वे कितनी अच्छी एक्टर है। फिर उसने रोते हुए कहा था, वे अतिया को बर्बाद होते नहीं देख सकती। ठीक है बेटा, आप जाएं, ताया ने भारी आवाज़ में उसके सर पर हाथ रखकर कहा था। माफ़ कीजिए भाईजान, आप मेरे बाप की जगह पर हैं, मगर मैं जीते जी अपनी बेटी को किसी ऐसे शख्स को कैसे सौंप सकता हूँ जो हर किस्म की बुराई में शामिल हो। मेरी तरफ से आप इस रिश्ते से इनकार समझें। उसकी एक्टिविटीज़ की खबर मुझे भी थी, मगर उसका एजुकेशन रिकॉर्ड हमेशा ज़बरदस्त था। आपकी भाभी की मर्जी के बगैर मैंने अगर हाँ की थी तो इसलिए कि इस उम्र में छोटी मोटी हरकत हर नौजवान ही करता है तकरीबन। वह भी जिम्मेदारी पड़ने पर सुधर जाएगा, मगर अब ये सब जानने के बाद ऐसा मुमकिन नहीं रहा। मुझे मुआफ़ कर दीजिएगा, चचा ने ताया से कहा और वहाँ से चले गए थे। असीद रात को देर से घर आया था। मामूल के मुताबिक अम्मा जी का हालचाल पूछने भी आया था। नोबिया ने घबराकर उसका चेहरा देखा था कि ताया अब्बा से मुलाकात हो चुकी या नहीं, मगर उसके एक्सप्रेशन नॉर्मल थे। दिल में चोट था, इसलिए अम्मा जी के पांव दबाते ही उठकर चली गई थी। और सुबह असीद के लिए एक बुरा दिन शुरू हुआ था। वह अभी सो रहा था जब ताया धड़ से उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुए थे। उनकी तेज आवाज़ से जग तो गया था, मगर चूंकि नींद से उठा था इसलिए समझ नहीं सका कि वह क्या कह रहे हैं। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने हर बार अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी औलाद की ज़िंदगी बख्श दी थी। कोई भी बाप अपनी औलाद को मरने की बद्दुआ नहीं देता, मगर असीद, तुमने मेरा इतना दिल दुखाया है, इतना बुरा किया है कि मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा है, काश तुम भी अपनी माँ के साथ ही मर जाते। मुझे अपने भाई के सामने इतनी जिल्लत तो ना उठानी पड़ती। असीद उठकर खड़ा हो गया। वह उसे डांटते भी थे, बुरा भला भी कहते थे और बहुत बार ताई की बातों में आकर उससे कई कई महीने बात भी नहीं करते थे, मगर ऐसे सख्त अल्फाज और अंदाज तो कभी भी ना हुआ था। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि इस बार आपके आधा बेहतर ने कौन सा जुर्म मुझ पर थोपा है जिसके लिए आप ऐसे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? ताया जरा देर सांस लेने को रुके थे जब उसने दरवाजे से झांकती ताई और घर के बाकी लोगों को उनके पीछे सुनगुन लेते देखा और फिर ठंडे लहजे में पूछा, अम्मा जी को बुलाओ, जरा अपने चहेते की बातें सुने जो कहता है कि उसने किया क्या है। उन्होंने दहाड़ कर पता नहीं किससे कहा था कि ताई एक लम्हे में ही गायब हो गई थी। अरे बदबख्त, शराब तो पीता है, लड़कियों से तेरे ताल्लुकात हैं, किसी गलत काम से जुड़ा है तभी रातें बाहर रहता है। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और बता भला कौन शरीफ आदमी अपने पास रिवॉल्वर रखना पसंद करता है? फिर भी मेरे भाई ने मेरा मान रखते हुए अपनी बेटी का हाथ तुझ जैसे आवारा के हाथ में देना गवारा कर लिया था, मगर ऐसा तब तक था जब तक तेरे करतूत हम सब नहीं जानते थे। असीद ने गौर से सारी बातें सुनी थी और एक लम्हे के अंदर बात की तह तक पहुंच गया था कि रिवॉल्वर और रुपयों वाली बात नोबिया उससे पहले कर चुकी थी। तो नोबिया बीबी, इस बार आपका शिकार मैं ठहरा, उसने सोचा। मगर ताया की रिश्ते वाली बात पर वह चौंक गया। तभी अम्मा जी को थामे ताई अंदर आ गई थी। क्या हो गया है मोहसिन, क्यों सुबह सुबह इतना बोल रहे हो? जवान बच्चा है, कितनी बार कहा है आराम से बात किया करो। अम्मा जी हाँफते हुए सोफे पर बैठ गई और गुस्से में लाल पीले होते बैठ
और फिर सर झुकाए अंगूठी की टोह से जमीन कुरेदते पोते को देखकर बोली, आपको कुछ पता ही नहीं है अम्मा जी, पूरी बात का पता चलेगा तो ऐसे ही बोलेंगी जैसे मैं चीख रहा हूँ। औलाद को आजमाइश कहा गया है, मगर मेरी ये औलाद मेरे लिए सजा बन गई है। अरे जैसे कारनामों में ये शामिल है ना, देख लीजिएगा जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़ेगा ये, और फिर खूब नाम रोशन करेगा खानदान का। अरे सब कुछ जानकर भी मैं चुप रहा था कि चलो तालीम में तो अच्छे ग्रेड लाता है, मगर ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा जो क्राइम की तरफ ले जाए इंसान को। अम्मा जी मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि इससे कहें छोड़ दे ये सब कुछ और कल से मेरे साथ ऑफिस चले, वरना मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है बस। ताया को उसकी बेरुखी देखकर और गुस्सा आ रहा था, जबकि ताई जो इस सूरत हाल से बेहद खुश नजर आ रही थी, अचानक ऑफिस ले जाने वाली बात पर उनका मुंह बन गया। अच्छा अब चले यहाँ से, इसने सुधरना होता तो कब का सुधर गया होता। आप ऐसे ही अपनी तबीयत खराब मत करें। ताई जल्दी से ताया का बाजू पकड़ कर ले गई, कहीं ये कोई और इमरजेंसी फैसला ना ले लें असीद के बारे में, जिससे उनके बच्चों का हक मारा जाए। आज का नाश्ता भी मिलेगा या नहीं, ड्रामा चलेगा सारा दिन। काशान बेजार सा बोला। हाँ हाँ बेटा नोबिया। वह नोबिया को आवाज़ देती किचन में चली गई। अब क्या कर दिया असीद, मैंने कहा था मत परेशान क्या करो बाप को। बेटा छोड़ दो सब कुछ, बस मुआफ़ी मांग लो मेरे बच्चे। अम्मा जी जिनको अभी तक ताई ने जल्दी जल्दी में जितना कुछ बताया था कमरे से यहाँ तक लाते हुए उसी के हवाले से उसका हाथ थाम कर बोली। उसने एक बेबस नज़र अम्मा जी के बूढ़े चेहरे पर डाली, फिर आकर उनके पास बैठ गया। अम्मा जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी मैं किसी से मुआफ़ी मांगूँ। मैं अपने किसी काम पर शर्मिंदा नहीं हूँ। आज मैं अपने एक ना किए हुए गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ। कल मुझे बुरा साबित करने के लिए कोई और बात निकल आएगी। मेरा घर पूरा होने वाला है और सोच रहा हूँ बहुत जल्द यहाँ से चला जाऊँ, इससे पहले कि देश निकाला मिल जाए कि यही तो है मास्टरमाइंड। अम्मा जी बहुत बार मैंने यहाँ से जाना चाहा, लेकिन एक बात मुझे रोक लेती है कि माँ बाप के हर अमल और रवैये के बाद चाहे वे ख़राब क्यों ना हो उन्हें उफ तक ना कहो। जब वे बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएँ उनकी खिदमत करो। अच्छा तुमने अलमारी में वे मुआ पिस्तौल क्यों रखा छोड़ा, ऐसे चल वल जाता तो मेरे अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी अमान में रखना। और इतने ज़्यादा पैसे। अम्मा जी के अंदाज पर उस माहौल में भी हंसी आ गई थी। अम्मा जी अपनी सिक्योरिटी के लिए बंदूक रखना जुर्म नहीं है, और वे पैसे मेरे हलाल की कमाई है। मैंने तो अरसा हो गया दूसरों का मोहताज होना छोड़ दिया। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना। मैं आपको सर की कसम खा कर कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ अम्मा जी। वह जज्बाती होकर बोला और अपना हाथ उठाकर उनके सर पर रख दिया। उसी लम्हे उसकी सच्चाई अम्मा जी के दिल में उतरी थी। वह जानती थी अपनी माँ के बाद वह उनसे बहुत मोहब्बत करता था और उनके सर की कसम खाकर कभी भी झूठ नहीं कह सकता था। अपने बाप को क्यों नहीं बताता सीधा, उसे बता कि तू ऐसा नहीं है। वह भीगे लहजे में उसके सर पर हाथ रख कर बोली। वह एक बेकार सी हंसी हंस दिया। वह माने तब ना अम्मा जी, उन्होंने हमेशा मुजरिम ठहराया फिर सज़ा सुनाई है, हमेशा पूछा तो कभी भी नहीं। अच्छा मैं समझाऊंगी उसे, तुम एक बार फिर बताना उसे, आराम से बात करना। वह बेरुखी करता है तो प्यार से बात कर सकता है ना असीद। बाप पत्थर बन जाता है तो बेटा चट्टान की सूरत सामने आता है। ताल्लुकात बेहतर हों भी तो कैसे हों, अम्मा नाराज़गी से बोली। उस वक्त वे चारों ही अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। उफ नोबिया, दिल करता है तुम्हारा मुंह चूम लूं, असीद जैसी बला से मेरा पीछा छुड़ा दिया। अब्बू ने ताया को जवाब दे दिया है। अम्मी भी खुश हैं कि सर आई बला टल गई। कोई चौथी बार अतिया ये बात दोहरा रही थी खुशी के मारे। अब तो यकीन आ गया है ना मेरी सलाहियतों का। नोबिया इतराई। अपनी सलाहियतें मेरे भाई बेचारे पर ना आजमाना शुरू कर देना, सभी ने काशान को देखकर तंज से कहा। नहीं नहीं नोबिया ऐसी हरगिज़ नहीं है, वह तो मैंने रो रो कर उसकी मिन्नतें की तब कहीं जाकर यह राज़ी हुई। अरे यार देखा जाए तो इसमें गलत बात भी तो कोई नहीं थी। असीद वाकई किसी अच्छी लड़की के काबिल हरगिज़ नहीं है, बस ताया को उसके कारनामों की खबर ही तो की है। अतिया ने नोबिया का मुंह बिगड़ते देखा तो उसकी तरफदारी की। वैसे भी ताज़ा ताज़ा की गई मदद का नतीजा था, वरना वे और सबीन दोनों अपनी माओं की तरफ गजब मतलब परस्त थी। मतलब निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाने वाले मुहावरे पर अमल करती थी और बाद में घास भी नहीं डालती थी। नोबिया का उस दिन के बाद असीद से सामना ना हुआ था कि ताया को उसी रोज़ अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ गया था। असीद फिर किसी को नज़र ही नहीं आया था। हाँ अम्मा जी ज़रूर बुझी बुझी सी थी। पता नहीं बाप बेटे के बीच ये ठंडी जंग कब खत्म होगी। मुझे यकीन है कि मेरा असीद ऐसा हरगिज़ नहीं है जैसा इस घर के लोग उसे समझते हैं। अम्मा ने कहा तो नोबिया तंज से मुस्कुराती थी। फराह की मंगनी भी हो गई थी, नोबिया के सिवाय सब वहाँ गए थे। फरहान की तरफ से दिल ऐसा कट्टा हुआ था कि जाने को दिल ही नहीं किया था, सो अम्मा जी के पास रुकने का बहाना करके वह नहीं गई थी।
फुफ्फो ने खुशखबरी सुनाई थी कि वे बहुत जल्द फरहान के रिश्ते की बात करने आने वाले हैं। दया का दूसरे शहर में ठहरना लंबा हो गया था, जबकि असीद भी लगातार गायब था। सिर्फ 2 बार ही चक्कर लगाया था उसने घर। नोबिया के अब्बू भी अपने बिजनेस में होने वाले नुकसान को पूरा करने की कोशिश में थे। अम्मी कुछ करें, मैं कहे दे रहा हूँ, मैंने इस बार नोबिया से हरगिज शादी नहीं करनी। पहले तो चलो मैं चुप था कि चचा मुझे बाहर कहीं सेट भी करा देंगे और नोबिया और मैं बाहर चले जाएंगे। अब दूसरा माह है, उन्होंने तो नुकसान का बहाना करके सिरे से नोबिया का खर्चा ही बंद कर दिया। मैं तो सोच रहा था इस बार उनसे इम्पोर्टेड आईफोन मंगवाऊंगा नोबिया के जरिए, मगर वह तो कांटेक्ट ही नहीं कर रहे कि हम पैसे न मांग लें। नोबिया के खर्च के कुछ भेजेंगे मगर खाक। अरे मैं सब समझती हूँ, ये तुम्हारी उस अंग्रेज चची का क्या धरा होगा, वरना बरसों में जमा जमाया बिजनेस कैसे नुकसान में आ गया। और यह तो तुमने खुद बात कर ली, वरना मुझे तो जब से सबीन ने बताया कि कैसे नोबिया ने अतिया की जान इस अजीत से छुड़ाई, मानो मैं तो खुद उस दिन से डरी बैठी हूँ कि भाई ये लड़की बड़ी खतरनाक है। कई लड़ाई झगड़े तो हम बहनों में करवा चुकी है। वह जब बात खुलती थी तब पता चलता था कि हमने बात कुछ और कही थी। नोबिया बीबी कुछ का कुछ जाकर लगाती थी। यही कुछ अम्मा जी और हम बहू के बीच किया उसने बहुत बार। हर बार ये अम्मा जी बच्ची है कहकर नज़रअंदाज कर जाती थी। मुझे तो बड़ी फिक्र लग गई है तब से। इस लड़की से कोई उम्मीद नहीं, कब तुम्हारे ताया को भड़काकर मुझे भी घर से निकाल बाहर करे। ताई खुद भी भरी बैठी थी। मैंने एक बार दबे लफ्ज़ों में तुम्हारे अब्बू से बात करने की कोशिश की है, मगर वह तो हत्थे से उखड़ गए कि खबरदार जो ऐसी वैसी कोई बात की हो। मैं बात से फिरने वाला आदमी नहीं हूँ। बस जब सबीन की बातें होगी साथ में काशान की भी साथ ही होगी। ताई ने दया के अल्फाज दोहराकर काशान को परेशान ही कर दिया। वह बेचैन अंदाज में उठकर माँ के पास आ बैठा और उनके घुटने थामकर शर्मिंदगी से रिक्वेस्ट करने लगा, अम्मी खुदा के लिए मैंने नोबिया से शादी नहीं करनी। ऐसी फसादी लड़की जिसका शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद क्या क्या ना गजब ढाएगी। अब उसके साथ सबीन भी नोबिया के बखे उधेड़ने में शामिल थी। ये जाने बगैर कि बहुत दिन बाद असीद आज घर पर था और अपने कमरे की तरफ जाते हुए उसके कानों में अनजाने तौर पर काशान के कुछ अल्फाज पड़े थे। अगली बात उसने झारखंड वहाँ खड़े होकर सुनी थी। वह इस किस्म की फितरत या आदत नहीं रखता था जिसमें टोकी आदत होती, मगर जो कुछ वह नोबिया के बारे में जानता था और जो कुछ उसने असीद के साथ किया था, उसके बाद उसे यकीन था कि वह जिंदगी में कोई बड़ी ठोकर जरूर खाएगी। और तकलीफ पहुंचाने वाले यही अपने होंगे जिनकी खुशी के लिए उसने अपना बहुत कुछ गंवा कर अपने अंदर बहुत सी बुरी आदतें पालकर दूसरों की जिंदगी हमेशा मुश्किल की थी। ये सोचे बगैर कि कभी यही मुश्किलात उसका अपना रास्ता जरूर रोकेंगी। लो नोबिया बीबी, चोरों को भी मोर पड़ ही जाया करते हैं। अब देखते हैं मास्टरमाइंड नोबिया से अपने बेटे काशान की जान छुड़ाने के लिए क्या प्लान बनाती हैं। वैसे भी इस काम में तो माहिर ही हैं। पहले उसे शक था, मगर अब तो उन सब की बातें सुनकर उसके यकीन पर मोहर लग चुकी थी कि ताया को इस हद तक परेशान किया कि वे उसे घर से निकाल देने तक पर उतर गए थे। नोबिया ने यह क्यों किया था, पता नहीं क्यों उसकी थकन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। वह एक मुश्किल केस पर काम करके आज ही लौटा था। वैसे भी उसे टीवी के एक चैनल पर काम करने की ऑफर भी हुई थी। कल एक रिपोर्ट पर काम करके उसने देर तक टीवी प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया था, सो दिल दिमाग पर पूरी तरह थकन छाई थी। घर में उसे न कभी खाना खाने का प्रोटोकॉल दिया गया था, न अब वह उस चीज़ की ज़रूरत महसूस करता था। हमेशा घर से बाहर खाना खाकर आता। ताई को हर महीने खर्च देने के बाद कभी मूड का ये नहीं पूछा था कि वह भी इस घर का बेटा है। क्या उसका इस घर, उसकी किसी चीज़ पर कोई हक नहीं, मगर झगड़ने की आदत होती तब ना। ताया वापस आ गए थे दूसरे शहर से बिजनेस के तमाम मामलात क्लियर करने के बाद। वो फ़ोन के आने की खबर सुनकर फरहान और फरे को साथ लिए चली आई थी रिश्ते की बात करने। वैसे भी रानिया की बात तय हो चुकने के बाद अब वह चाहती थी उसकी शादी से पहले ही फरहान की शादी करके दिखाए। हाँ, उनके देवर ने बिजनेस और जायदाद का बंटवारा वकील को साथ बिठाकर फरहान का पूरा हक उसे दिया था, जिसकी कम से कम फुफू और फरहान को हरगिज उम्मीद नहीं थी। अम्मा जी के कमरे में उस वक्त खूब महफिल कम थी। चची फुफू खानदानी मसले छेड़े बैठी थी। नौजवान पार्टी लाउंज में जमा थी। असीद मामूल के मुताबिक घर से बाहर और नोबिया किचन में थी। उसने नौजवान पार्टी को चाय देने के बाद अम्मा जी के कमरे का रुख किया था, जहाँ ताई भी अब आ चुकी थी और सबीन को जहेज में दिए जाने वाले खानदानी जेवरात खोले बैठी थी। सभी बड़ी दिलचस्पी को जाहिर कर रहे थे।
अच्छा नोबिया, ऐसा करो बेटा, मैं अब क्या उठूं? ऐसा करो, यह लो चाबी, मेरे कमरे में अलमारी खोलकर ये जेवरात एहतियात से रख दो। शाबाश। नोबिया जब चाय देकर बाहर निकलने को थी, ताई ने तीनों डब्बे बंद करके अपने दुपट्टे के पल्लू से चाबी खोलकर उसे पकड़ाई और नोबिया ने चुपचाप वह सब कुछ पकड़ लिया कि ताई के ऐसे हजारों काम उसके फर्ज में शामिल थे, मगर अपनी अलमारी खासकर वे हमेशा खुद ही खोलती और बंद करती थी, और चाबी भी दुपट्टे से बांध कर रखती हमेशा, क्योंकि ताया जो केश लाकर देते वे भी अलमारी में मौजूद होता और घर के जेवरात भी वहीं मौजूद थे। नोबिया ने एहतियात से जेवरात जाकर अलमारी में रखे और अलमारी बंद करके चाबी दोबारा लाकर सबके सामने ताई को पकड़ा दी थी। ताया और चचा के आने पर महफिल गर्म हो गई। बात तो बड़ों के बीच तय ही थी। फुफ्फो ने रस्म अपना मुद्दा कहा, ताया ने हाँ कर दी। साथ में सबीन और फरहान और नोबिया और काशान के निकाह के फंक्शन का दिन फिक्स करने के बाद शादी के हवाले से बातचीत होने लगी। अतिया जो अंदर से सुनगुन लेकर आई थी ने ये खबर नौजवान पार्टी में कही। जहाँ सबीन शर्माई वहाँ फरहान का चेहरा भी चकमगाने लगा, जबकि काशान के मुंह के एंगल बिगड़ गए थे। वह फौरन ही वहाँ से उठकर चला गया था और माँ के कमरे में जाकर टहल टहल कर अपना गुस्सा कम करने लगा। साथ साथ माँ का इंतजार भी, जिन्होंने यकीन दिलाया था कि वे जैसा चाहता है वैसा ही होगा। वह कुछ ऐसा करेगी कि नोबिया हरगिज भी उसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होगी। और यहाँ निकाह का दिन भी फिक्स हो गया था। अंदर किचन में बर्तनों से उलझती नोबिया को भी अतिया ने यह खुशखबरी सुनाई थी। उसने बगैर किसी रिएक्शन के यह खबर सुनी थी और कुछ कहे बगैर ढीले हाथों से अपना काम जारी रखा था। इस दिन का तो लड़कियां इंतजार करती हैं। काशान जैसा खूबसूरत वेल एजुकेटेड बंदा उसकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा था। फिर उसे खुशी क्यों नहीं हो रही थी? क्या होता जो अगर काशान की जगह फरहान उसका मुकद्दर होता? उसने सोचा और दो आंसू खुलकर बेमोल होकर पानी में मिलकर बह गए। आज फुफ्फो का इरादा वापस जाने का था, तो सबने मिलकर नाश्ता किया। फुफ्फो अम्मा जी को भी नीचे ले आई, वह भी सबके साथ नाश्ता करें। नोबिया मामूल के मुताबिक किचन में चची के साथ बिजी थी। असीद रात बहुत देर से आया था, सो अभी अपने कमरे में सोया हुआ था। नोबिया ताज़ा पराठे, सिंक के स्लाइस, गर्म चाय टाइम टू टाइम पहुंचा रही थी टेबल तक। वह हमेशा सबसे आखिर में नाश्ता करती थी। सब लोगों का बचा कुचा नाश्ता उसके लिए खास वैरायटी लिए होता। नाश्ता खत्म होने की स्टेज पर था जब ताया ने काशान को उठने को कहा और खुद ताई से वे पैसे ले आने को कहा जो उन्होंने कोई 3-4 रोज़ पहले उनसे उनके पास रखवाए थे। किसी मशीनरी की पेमेंट के लिए आज वे पैसे चाहिए थे। एक लम्हे को सबने उनकी ताई से कही हुई बात को सुना था, फिर सभी बिजी हो गए थे कि यह मामूल की बात थी। चचा और ताया हमेशा ही पैसे अपनी बेगमों के पास रखवाते थे और फौरी ज़रूरत पड़ने पर ले भी लिया करते थे। ताया घड़ी देखते हुए बेचैनी से ताई का इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें गए हुए 10 मिनट से ज़्यादा वक्त हो चला था। सबीन, जाओ बेटा, अपनी अम्मी को बुला लाओ, देर हो रही है। मैं और काशान सीधे ऑफिस जाएंगे, तुम ऐसा करना। ताया चचा को कुछ कह रहे थे जब परेशान ताई आई शोर मचाती हुई। साथ में बेहद घबराई हुई सबीन भी थी। काशान के अब्बू गजब हो गया, हम बर्बाद हो गए और लुट गए हम। ताया कुर्सी से उछल कर खड़े हो गए, जबकि बाकी सब लोग घबरा कर ताई की इस परेशानी को समझने की कोशिश करने लगे। क्या हुआ, कुछ बताओगी भी या ऐसे ही फजूल में बोले चले जाओगी? ताया बेहद घबरा कर बोले। काशान के अब्बू, किसी दुश्मन ने वार कर दिया। आपने जो रुपये मेरे पास रखवाए थे वह भी गायब हैं, और सबीन के लिए जो पुराने जेवर पॉलिश करा कर रखे थे, जो भारी वाला सेट था, वह भी रुपयों के साथ गायब है। और तो और ताला भी वैसे के वैसा ही लगा हुआ है जैसे कि मैंने लगाया था। सारी अलमारी, क्या सारा कमरा छान मारा है, मगर समझ में नहीं आ रहा है कि ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया रुपयों और जेवर को। अब गीता दुपट्टा मुंह पर डालकर रोने लगी। क्या हो गया है भाभी, वहीं कहीं होंगे और कहाँ जा सकते हैं? फुफ्फो उठते हुए बोली। ताया बगैर कुछ कहे तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि काशान और चचा भी ताया के पीछे चले गए। कुछ लम्हों में ही सब एक बार फिर ताया के कमरे में मौजूद थे। नोबिया, तुम्हें मैंने जो जेवरात रखने को दिए थे तब पैसे रखे देखे थे तुमने? अचानक ताई ने दरवाजे में से झांकती नोबिया को मुखातिब किया, जो किचन में थी। जब ये बात हुई थी वह शोर शराबा सुनकर यहाँ तक आई थी। पता नहीं ताई, मैंने तो सिर्फ जेवर रखे थे और अलमारी बंद करके वापस आ गई थी। सबकी नज़रें एकदम ही उसकी तरफ उठी थी। तभी वे बौखला कर बोली थी, नोबिया मेरी बच्ची, उस दिन तूने कहा था ना कि ताई ये सेट बड़ा ही प्यारा है, मैंने तेरे लिए भी ऐसा ही बनवाने का सोचा था, बनवा दूंगी। तू बेशक सेट रख ले,
पर पैसे दे दे मेरे बेटा, तेरे ताया ने आज अदायगी करनी है, ताई ने खुशामद वाले अंदाज में कहा तो नोबिया एकदम घबराकर पीछे हटी। ताई, ये आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों? उसकी आवाज़ भर्रा गई। कितना मुश्किल होता है अपने बेहद प्यारों की नज़रों से बेएतबारी की तहरीर मिटाकर एक एतबार के अल्फाज लिखना। लम्हों में ही जैसे मंजर बदल गया था। वहाँ पर मौजूद हर आंख में उसके लिए सिर्फ शक था। नोबिया को क्या ज़रूरत है? इसको किसी चीज़ की कमी है यहाँ? भला ये क्यों करेगी ऐसा? फुफ्फो बोली तो उसने सिर्फ शुक्र भरी आंखों से उनकी तरफ देखा था। बोलने की हिम्मत थी न ताकत। आंसुओं का गोला हल्क में ही अटका हुआ था जैसे। एक शख्स और भी है जो ऐसी हिम्मत कर सकता है। चाची की बात अजीब थी। ताई ने घबरा कर बहन को घुराते हुए कहा, बीच में टपक कर सबका ध्यान असीद की तरफ दिला रही थी, उनका बना बनाया खेल बिगाड़ने को। चलो कोई भी नाराज़ ना हो, मगर हमारा नुकसान हुआ है तो हक बनता है ना सबके कमरे देखना। घर के लोगों के बाद ही नौकरानी की बारी आएगी। काशान के अब्बू, आप और सबीन नोबिया के कमरे देख लो। मैं और छोटी काशान और सबीन के कमरे देख लेते हैं। आप और अतिया बाकी जगह देख लो। ताई ने मिनट में छानबीन प्रोग्राम बनाया। ताया कुछ झिझक रहे थे, मगर सबीन हाथ पकड़कर अब्बू को नोबिया के कमरे में ले गई। उनके जाते ही बाकी सब तलाशी को चल दिए। नोबिया मरे मरे कदमों से बाहर हाल में गई, जहाँ अम्मा जी बेहद परेशान बैठी थी इस सारी सूरत हाल पर। पास ही लाल आंखें लिए असीद भी बैठा था। पता नहीं उसे किसने जगाया था या वैसे ही खुद जाग गया था। बहरहाल अम्मा जी की जवानी सारा मामला तो वे जान ही चुका था। बिसात पलटने को थी, मोहरे पीटने को थे, पर किसके ये अभी पता चलना बाकी था। अम्मा जी, देखा ना आपने, ताई कहती हैं कि मैंने नोबिया से आगे की बात कहना मुश्किल हो गया। उसने हिचकियों से रहते हुए अम्मा जी को ताई का शक बताया। असीद ने बैठ के नज़र उस पर डाली। ये देखें, ये बतला दिया है इस लड़की ने हमारी उम्र भर की मेहनत का। अपने ही घर अपने ही बहन के जेवर और रुपयों पर हाथ साफ कर लिया। पूछे इससे कब इसे मैंने बाप की और इसकी ताई ने इसे माँ की कमी महसूस होने दी। अपने बच्चों से बढ़कर चाहा, ख्याल रखा। 2 मिनट पहले तक मैं इसकी बात पर पछता रहा था, शर्मिंदा हो रहा था जो इसने इस पर शक किया, मगर अब ये मैंने खुद रुपये इसके बेड के नीचे से और जेवर इसके कपड़ों के बैग से सबीन ने निकाले हैं। नोबिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह फटी फटी निगाहों से ताया को देखने लगी, जो उसकी तरफ इशारा कर कर के पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। अब सब लोग ही शोर सुनकर वहाँ आ गए थे। असीद के चेहरे पर संजीदगी भरा गम था। काशान, ताई और सबीन के चेहरे पर इत्मीनान, जबकि बाकी सबके चेहरों पर दुख था। नोबिया के जैसे काटो तो लहू नहीं वाली हालत थी। जबान कुछ कहने की कोशिश में पथरा गई। क्यों ना मुराद, ये क्या घटिया हरकत की तूने? अम्मा जी के भी तेवर बदल गए। अम्मा जी, कसम ले ले मैंने कुछ नहीं किया, आखिर हकलाकर उसने कहा। फ़ोन मिलाई ज़रा इसके बाप को, अभी के अभी। मैं तो नहीं रखने वाली इस लड़की को 1 मिनट भी यहाँ। बहू बनाना तो दूर की बात है। अरे किस किस चीज़ की रखवाली करती फिरूंगी। ले जाएं अपनी चोर औलाद को जिसने लिहाज नहीं किया। इतने सालों की मेहनत का, मोहब्बत का, खिदमत का। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। असीद के मुंह से बेइख्तियार एक लंबी सांस निकल गई। एक लम्हे में सारी बात क्लियर हो गई थी। नोबिया ने जो दाव असीद पर चलाया था, ताई ने उसी का इस्तेमाल करके नोबिया का पत्ता साफ कर दिया था। बस तरीके में ज़रा फ़र्क था। तुम्हें भी ज़रा शर्म नहीं आई नोबिया? कितनी मोहब्बत इज्जत मिली तुम्हें इस घर से और तुमने इसी में चोरी की। अब कौन ब्याना पसंद करेगा तुम्हें? मैं शादी करूँगा नोबिया से। फुफ्फो के आग उगलते अल्फाज के बाद ये अल्फाज असीद के मुंह से निकल कर सबको शौक कर गए। चोर का गवाह गिरगिट, ताई ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाई। तो मियाँ, अभी के अभी इसको लेकर फुट लो इस घर से। मेरा घर है, कोई सेंट्रल जेल नहीं जिधर हर किस्म के चोर उचक्कों को पनाह भी मिलती रहे, रोटी पानी भी। मैं अब 1 मिनट नहीं रखने वाली इसको यहाँ। जी बहुत बेहतर। उठो नोबिया, उम्मीद है कि ज़िंदगी के इस सबक ने तुम्हें वह सब सिखा दिया होगा जो मैं ना जाने तुम्हें कब से सिखाने की कोशिश कर रहा था। नोबिया ने नासमझी से उसे देखा। उठो नोबिया, मेरे साथ चलो। हमारी अब इस घर में कोई जगह नहीं। आपको कभी याद नहीं रह सका कि काशान के अलावा भी आपका एक बेटा है, और मैं कभी ये बात भूल ही नहीं सका कि आप मेरे बाप हैं। मैं इस घर से आपकी मर्ज़ी से जा रहा हूँ कि आपने हुक्म दिया है, और मुझे यकीन है आपकी आंखों पर बंधी
ही बदगुमानी और शक की पट्टी जब उतरेगी तो आप बहुत पछताएंगे, और मैं तब भी आपका बेटा ही रहूँगा, और तब भी आपका कहा गया हुक्म सर आँखों पर होगा मेरे लिए। उसने सिसकती हुई नोबिया का हाथ पकड़कर बाप के सामने आकर कहा। उन्होंने जवाब में मुंह फेर लिया था। हाँ, तो तुम्हारे करतूत थे ऐसे ही कि तुम्हें बेटा माना और कहा जाए जमाने भर के आवारा चोर, और अब अपने जैसी एक और भी मिल गई है। मिल बैठेंगे जब दीवाने दो, ताई ने गलत मुहावरा इस्तेमाल करके चमक कर कहा। असीद बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, हालांकि ये वक्त मुस्कुराने का नहीं था। अम्मा जी, मैंने एक बार पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूँ कि मैं गलत नहीं था, बस आप लोगों के देखने और परखने का अंदाज गलत था। मेरी जीत वक्त साबित कर देगा, उसने अम्मा जी के सामने रुक कर कहा, और नोबिया को घसीटता वहाँ से चला गया था। वह उसे फौजिया के घर ले आया था। उसकी वह कुलीग जिसका एक फ़ोन सुनकर नोबिया ने न सिर्फ अपनी तरफ से बहुत कुछ समझ लिया था, बल्कि गलत सलत अंदाज में उस फ़ोन कॉल को हवा भी दी थी, वह अपनी माँ के साथ रहती थी। सारी सूरत हाल बताकर उसने अपने और नोबिया के फौरी निकाह का इंतज़ाम किया था। फिर शाम को उसके सारे हक अपने नाम करवाकर वे उसे अपने उस फ्लैट में लेकर आया जो उसने 2 साल पहले किस्तों पर बुक करवाया था। अगरचे फ्लैट में अभी सिर्फ गुजारे लायक ही सामान था, मतलब उसका फ्लैट एक फैमिली का घर नहीं बल्कि एक छड़े छाट लापरवाह बंदे के घर की मुंह बोलती तस्वीर था। नोबिया जैसे किसी ख्वाब की सी हालत में थी। असीद ने उसे कुर्सी पर बिठाया और खुद जाकर जल्दी से चाय के 2 कप बनाकर ले आया, मगर उसे दरवाजे में ही झटका खाकर रुक जाना पड़ा। वह एक बार फिर जोर शोर से रोने में बिजी थी। एक गहरी सांस उसके सीने से बेइख्तियार निकली। उसने दोनों कप तिपाई पर रखे और खुद उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर बिल्कुल सामने आ बैठा। रो क्यों रही हो नोबिया? उसके नरमी से किए गए सवाल पर नोबिया कुछ और शर्मिंदा हो गई थी। फिर असीद हैरान होकर रह गया जब उसने नोबिया को अपने सामने हाथ जोड़ते देखा। मुझे माफ़ कर दो असीद, मैं हमेशा तुमसे लड़ती रही, तुम्हें बेहद बुरा समझती रही, तुम्हें ताया की नज़र से गिराने के लिए बहुत से झूठ भी बोले, क्योंकि मैंने हमेशा ताई की नज़र से तुम्हें देखा था। आज उन्हीं लोगों ने मेरे वजूद को तिनके से भी हल्का कर दिया। वे रो रो कर माफ़ी मांग रही थी। तुम यकीन करो असीद, मैं झगड़ालू हूँ, बदतमीज़ भी हूँ। अपनी जगह बनाने के लिए और दूसरों की खुशनुदी हासिल करने के लिए मैंने बहुत बार झूठ बोले, अनगिनत झगड़े भी करवाए कि उससे मुझे अजीब सी खुशी मिला करती थी, मगर वह रुक गई। मगर मैं चोर नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, तुम ना भी बताओ। तुम्हारी ज़िंदगी और फितरत के उन किनारों को भी जानता हूँ मैं, जिनका तुम्हें भी अभी पता नहीं है। उसने नरमी से उसके आंसू अपनी उंगलियों की पोरों पर समेटे। तुम्हें मेरी ज़िंदगी में शामिल होना था, इसलिए कुदरत ने बहुत पहले से दिल का एक कोना तुम्हारे लिए नर्म रखा। तुम्हें याद होगा, मैं भी तुम्हें बुरा भला कहता था, बदतमीज़ी, लड़ाई झगड़े और घरेलू पॉलिटिक्स से दूर रहने को कहता था, तो मुझे उन सब में हरगिज़ दिलचस्पी नहीं थी। मगर ना जाने तुम्हारी चाहत को एक्सप्लॉइट होते देखना मुझे हमेशा गुस्सा दिलाता था। मैं कुटता था कि ये लड़की क्यों खुद को दूसरों के हाथों में बर्बाद कर रही है। नोबिया की आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए। मुझे पता है तुम चोर नहीं हो, क्योंकि तुम्हें चोर बनाने का प्लान मैंने खुद अपने कानों से सुना था कि उसके बगैर ताई के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं अपने बेटे की ज़िंदगी से आउट करने का। फिर उसने उस दिन वाली वह सारी बातचीत उसे सुना दी जो इत्तेफाक से उसके कानों में पड़ी थी। नोबिया मुंह खोले बस उसका चेहरा देखती रह गई। उसने उन सब के लिए क्या कुछ नहीं किया था और उन्होंने उसके साथ क्या किया। असीद, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? वे झिझक कर बोली कि उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह उसके साथ कैसी नाजुक डोर से बंधी है। ना करता तो शायद तुम इस वक्त मेरे जाति घर में मेरी जाति बीवी की हैसियत से ना बैठी होती। वह शरारती हुआ। नोबिया ने बेहद हैरत से उसे मुस्कुराते हुए देखा, क्योंकि उसको मुस्कुराते हुए देखना उसके लिए एक खूबसूरत और अजीब तजुर्बा था। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ क्या? एकटू उसे देखते पाकर वे एक बार फिर शरारती हुआ। नोबिया गड़बड़ाकर नज़र झुका गई। असीद ने उसे अगले दिन न सिर्फ किताबें ला कर दी, बल्कि इवनिंग क्लासेस में उसका एडमिशन भी करवा दिया था। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मैं तुम्हें अहमद मंजिल की किसी लड़की से हरगिज़ कमतर नहीं देख सकता। जल्द या देर जब भी उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, तो सिर्फ गलती का एहसास ही ना हो बल्कि पछतावे भी साथ हों कि इस हीरे की तलाश हमारे हाथों क्यों ना हुई, उसने कहा था। और नोबिया इस बात पर ईमान ले आई थी। उसे अब यकीन हो गया था कि असीद चूंकि खुद एक पारस था, सो उसे हीरे में ढालना चाहता था। वैसे भी जब से उसने टीवी प्रोग्राम से शोहरत हासिल की थी, सबको यकीन हो गया था कि वह सच ही कहता था। बस उन्होंने जिस नज़र से देखा था, उसे वह एंगल ही गलत था।
झुके कांधों वाले ताया सामने स्क्रीन पर नजर आते असीद को देख रहे थे, जिसको किसी प्रोग्राम में गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था कि उसने पिछले दिनों ऐसे ऐसे क्राइम्स का पर्दाफाश किया था जिन पर बड़े बड़े लोग भी हाथ डालने से डरते थे। आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? होस्ट के सवाल पर ताया चौंक गए। अल्लाह के बाद अपने अब्बू का, अम्मा जी का और मास्टरमाइंड का। मास्टरमाइंड मेरी ज़िंदगी का ऐसा किरदार जिन्होंने अपनी ज़बान, अपने रवैये और अपने सलूक से मुझे लगातार मेहनत का हौसला दिया। थैंक यू अम्मा जी, अब्बू जी और मास्टरमाइंड। ताई भी ताया के साथ ही हैरान बेटी इस शानदार शख्स को देख रही थी जो उन्हीं से मुखातिब था। मास्टरमाइंड उन्होंने ही सबसे पहले कहा था। ताया ने एक जहर भरी नज़र अपनी बीवी पर डाली जिन्होंने नज़रें चुरा ली थी। कुछ महीनों पहले ही तो अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हुए उन्होंने सबीन को ब्याहा था, मगर वे अपनी माँ की कॉपी थी ज़बान और साजिशी कार्रवाई में। सो फुफ्फो और फरहान उन कुछ ही महीनों में आजिज़ आ गए थे उससे। बात बात पर लड़ झगड़ कर मैके आ जाना उसका मामूल था। फिर उन्हीं दिनों ऑफिस में वर्कर्स की हड़ताल पर काशान के सुपरवाइज़र से लड़ाई इस हद तक बढ़ी कि उसने रिवॉल्वर निकाल कर उस पर गोली चला दी, जिसकी वजह से 3 माह से वह जेल की सज़ा काट रहा था और ताया वकीलों के चक्कर लगा लगा कर थक गए थे। अम्मा जी और बूढ़ी हो गई थी। ताई ने बौखलाहट में और गजब ये किया था कि नोबिया के अब्बू का काफ़ी दिनों बाद कांटेक्ट करने पर गुस्से में उन्हें उल्टा सीधा सुना दिया था। उसके बाद कहा था कि उनकी बेटी असीद के साथ घर से कहीं चली गई है, उनके मुंह पर कालक मल कर। सो आइंदा अपनी बेटी का पूछने के लिए कॉल मत करें। वे तो परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया है, आखिर क्या कह रही हैं भाभी। इमरजेंसी में टिकट कटाकर फ़ौरन हिंदुस्तान पहुंचे थे। ताया ताई उस रोज़ काशान को जेल मिलने गए थे, चचा ऑफिस, जबकि चची बाजार गई थी। सिर्फ अम्मा जी थी जिन्होंने रो रो कर बेटे को सारी बात कह सुनाई थी। इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया ही कुछ नहीं, वे दुख से बोले थे। उसका छोटा सा घर उसकी छोटी सी जन्नत था। अब वे ताई के रहम व करम पर पलने वाली नोबिया नहीं थी। नोबिया असीद थी, मशहूर सेलिब्रिटी असीद की बीवी। उसका पहला सेमेस्टर मुकम्मल हो चुका था। फौजिया से उसकी पक्की दोस्ती हो गई थी। वह तालीमी सिलसिला जो उसने असीद के कहने पर मारे बांधे शुरू किया था, अब उसमें उसका अपना शौक़ और लगन शामिल थी। वह अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था, जिसने असीद जैसा हमसफ़र उसका मुकद्दर कर दिया था। वह अपने बीते दिन याद करती थी, कभी अपनी बेवकूफ़ियों पर रोती और कभी हंसी उसके होठों को छू जाती। ये तय था कि उसे हर कदम अपने रब का शुक्र अदा करना था। उस रोज़ संडे था, उसके इंस्टीट्यूट से छुट्टी थी। असीद ने भी शाम को प्रोग्राम करना था, सो वह उसका फरमाइशी नाश्ता बनाने किचन में घुसी हुई थी। असीद ने उसे तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की थी। उसने मकान को अपनी सलाहियतों से घर बना दिया था। अब मोहब्बत, एतबार और अंडरस्टैंडिंग के सफ़र पर वे दोनों कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। डोरबेल की आवाज़ सुनकर असीद ने टीवी की आवाज़ हल्की की, एक नज़र सामने किचन में काम करती नोबिया पर डाली और जाकर दरवाज़ा खोला और खामोश रह गया। नोबिया के अब्बू, ताई, ताया, चचा, चची और तो और अतिया का सहारा लिए अम्मा जी भी थी। असीद, अंदर भी आने नहीं दोगे? अम्मा जी मुस्कुराकर बोली। नहीं अम्मा जी, यह इसका हक बनता है कि हमें धक्के मारकर निकाल बाहर करे, ताया ने रूंधे लहजे में कहा। अरे क्या करते हैं अब्बू, आप आए आ जाएं, आपका अपना ही घर है। वह बौखलाकर पीछे हटा। नोबिया भी किचन से बाहर आ गई थी। असीद से माफ़ी मांगती ताई को देखकर वह तमाम दुख भरे पले आंखों के सामने आ गए जो उसे अब भी कभी कभार रत जगा करने पर मजबूर कर देते थे। अरे मास्टरमाइंड, गुनहगार मत करें प्लीज़। आपने जो भी समझा हो मुझे, मगर मैंने आपको अपनी माँ ही जाना और समझा, इसलिए कभी पलटकर शिकवा नहीं किया, असीद ने ताई के जुड़े हाथ थामकर कहा। अब ताया और ताई नोबिया की तरफ आए थे। उसने सिर्फ एक पल असीद के चेहरे को देखा था, फिर उसकी आंख का नर्म सा इशारा उसे भी ताई के बंधे हाथ खोलने पर मजबूर कर गया। अपने पापा के गले लगते ही वे रोती गई और शिकवे भी करती गई। आखिर असीद ने उसे पापा से अलग किया था। लम्हों में ही दिलों की नफरतें धुलकर आसमान साफ हो गया था। ताया ने उन्हें घर लौटकर आने को कहा था, जबकि अम्मा जी ने हुक्म दिया था। पापा ने नोबिया और असीद को शादी के तोहफे के तौर पर भारी भरकम चेक दिया था, जबकि ताई असीद के करीब बैठकर शर्मिंदगी से रोते हुए काशान की रिहाई के लिए कोशिश का कह रही थी। असीद ने उनका हाथ थपथपाकर उन्हें तसल्ली करवाई थी। नोबिया बहुत दिनों बाद खुलकर मुस्कुराई, फिर असीद को भी बात बेबात मुस्कुराते देखकर उसे लगा जिंदगी भी जैसे मुस्कुरा दी हो। ख़त्म शुरू।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये नावल? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प नावल सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नए नावल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।